नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, आपके आगामी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं फ्री इनिशिएटिव में लगातार चलाई जा रही हैं। ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनका भरपूर लाभ लीजिए। जितना आप फायदा इनसे उठा सकते हैं, जितना इसे निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लीजिए। इससे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। जनरल साइंस को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मॉक टेस्ट है इससे बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपका फ़र्ज क्या बनता है, यहाँ तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा दिया जाएगा, लेकिन आपको भी साथ साथ हल करते चलना है। प्रश्नों को अपने से हल करने की पूरी कोशिश करनी है और अपना जो स्कोर है, फाइनल स्कोर है, नेगेटिव मार्किंग काट के वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इससे आपकी भागीदारी का अंदाज़ा लगता है कि आपने कितनी गंभीरता से इस मॉक टेस्ट को लिया है। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न हैं जनरल साइंस के, बहुत अच्छे वाले। शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखें। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसका कि 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दे दिया है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के सापेक्ष सबसे ज़्यादा सापेक्षिक घनत्व होता है। हाईएस्ट रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कौन से सबस्टेंस की होती है, ये आपको बताना है। अब नीचे जो सबस्टेंसेस दिए हुए हैं जैसे कि केरोसिन ऑयल है, मरकरी है, ग्लिसरीन है और हाइड्रोजन है, इसमें से आपको चुनना है। हाईएस्ट बताना है, लोएस्ट नहीं, लेकिन पता होना चाहिए सबका। तो देखें, केरोसिन ऑयल जो है यानी मिट्टी का तेल, उसका होता है 0.8 सापेक्षिक घनत्व, यहाँ दशमलव है बीच में। पारे का यानी मरकरी का होता है 13.6 यानी 13.6। ग्लिसरीन का होता है 1.26 यानी 1.26 और हाइड्रोजन का होता है सिर्फ 1। ऐसी होती है रिलेटिव डेंसिटी, और उसके हिसाब से आप देखें तो आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से मरकरी होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो नहीं बल्कि 3 स्टेटमेंट हैं। ध्वनि की तीव्रता की बात हो रही है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना डाटा है उसके हिसाब से 45 डेसिबल की इंटेंसिटी वाली जो साउंड होती है, साउंड वेव्स होती हैं, वो मनुष्य के लिए सबसे सुटेबल होती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। और 75 डेसिबल से ज़्यादा की अगर इंटेंसिटी है, तीव्रता ज़्यादा है इससे, मतलब 75 डेसिबल से, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो साउंड वहाँ से रिलीज होगा, वो मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। और तीसरा स्टेटमेंट बताता है कि 80 डेसिबल यानी 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा इंटेंसिटी है तो उस ध्वनि को कहा जाता है नॉइज़ यानी शोर, और अच्छा खासा शोर होता है। तो ये सारी सूचनाएं हैं। अब इसमें से जो स्टेटमेंट दिए हैं सही की तलाश आपको करनी है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तीनों ही सही है, तीनों जानकारियाँ यहाँ पे परफेक्ट है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो इसमें रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं, तो आप ये जो रेंज दी हुई है ना 45, 75, 80, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, और यहाँ पर कुछ पैमाने दिए हुए हैं, जैसे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस की पावर है, मतलब माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट होती है, तो सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। वैसे ही 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ सेंटीमीटर यानी 10⁻⁹ सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी बहुत छोटी दूरियां नापने के लिए, आमतौर पे आणविक त्रिज्याएं जो होती हैं उसका मापन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के ये इक्वल होता है, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन ये सारे सही नहीं हैं, इसमें से कुछ गड़बड़ियां हैं। सही की तलाश आपको करनी है, कौन सा करेक्ट बताइए। और तीसरे प्रश्न को देखिएगा, इसका केवल पहला वाला सही है, बाकी दोनों जो जानकारियां हैं वो गलत है। ठीक, तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, क्योंकि केवल एक पहला वाला माइक्रोन को जो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है वो परफेक्ट है। बाकी नैनोमीटर को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, न कि 9। -9 तो ये मीटर में हो जाएगा, मतलब इसका जो कन्वर्जन है वो मीटर में चला जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 10⁻⁻7। और 1 एंगस्ट्रॉम ये बराबर होता है 10⁻⁻10 या 10⁻⁻10, ये इसमें डाटा गलत दिया हुआ है। 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे -7 होना चाहिए था, यहाँ -8 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया था। तो यहाँ गड़बड़ी है, सिर्फ पहला वाला सही है। इसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 1 फेम्टोग्राम की जो माप है उसको बराबर बताया है 10⁻15 ग्राम के।
देख रहे हैं आप, माइनस की जो पावर है उसको ध्यान दीजिएगा। ये माइनस वाली पावर देखकर खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये उतना ही कम मान को दर्शाती है। मतलब इसका ये होता है ना कि 1/10⁻15, मतलब एक के आगे आप 15 जीरो लगाएंगे और उससे एक में डिवाइड करेंगे, एक को अंदर रख के इतनी बड़ी संख्या से आप उसमें भाग देंगे तो जो छोटा सा मान आपको प्राप्त होगा वो इसकी वैल्यू है, यानी ये बहुत कम होता है, छोटी यूनिट। तो एक फेम्टोग्राम जो है ये 10⁻−15 ग्राम के बराबर होती है, यहाँ आप देख रहे हैं। और 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻−3 ग्राम के। एक नैनोग्राम बराबर होता है 10⁻9 ग्राम के, यानी 9 ग्राम के। ठीक, ऐसे दिया हुआ है। तो अब इसमें जो पैमाना है बताइए सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, तीनों ही सही है, तीनों में कोई भी दोष नहीं दिखाई देता है और हमें करेक्ट ही खोजना था तो हमने डी को चुन लिया। एक फेम्टोग्राम इक्वल होता है 10⁻−15 ग्राम के, और एक मिलीग्राम इक्वल होता है 10⁻3 ग्राम के, और एक नैनोग्राम वही 10⁻9। नैनो की कोटि 10⁻9 की होती है। अब इसके बाद पांचवा देखिए आप, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो अगर आप बल की गणना करना चाहते हैं, किसी वस्तु पर कितना बल लगाया गया इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको उस वस्तु के द्रव्यमान में उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण का गुणा कर देना चाहिए। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और आवेग का अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जो उस वस्तु पर आरोपित बल है उसमें लगने वाले समय का गुणा कर दीजिए, यानी फोर्स इंटू टाइम। ये किसके बराबर होता है? इम्पल्स के बराबर होता है। शक्ति का अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो कार्य में समय से भाग दे दीजिए, यानी वर्क अपॉन टाइम। संवेग यानी मोमेंटम का कैलकुलेशन करना है तो आप द्रव्यमान में वेग का गुणा कर दीजिए, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब ऐसे दे रखा है, अब इसमें बताइए सही कौन सा है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तो 5th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं वो सभी सही हैं। इसमें जो फार्मूले दिए हुए हैं ना वो एकदम परफेक्ट हैं, इसमें कहीं से भी कोई दोष नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना था। 3 इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा जा रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। जो विद्युत शक्ति होती है उसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। और द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट बल की क्या होती है? न्यूटन होती है। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कार्य की होती है जूल। तो इसमें आप देखें ये दिया हुआ है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलती कहाँ पर है वो आपको बतानी है। देखें और बताएं। राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं दिया हुआ है। जितना भी एसआई मात्रक यहाँ दिया है वो सभी सही है। तो नॉन ऑफ दीज को चुनते हैं कि इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, अर्थात सभी सही। प्रश्न संख्या 8। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो कहा गया कि फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट होता है हर्टज में, यानी उसका जो मात्रक हम इस्तेमाल करते हैं वो हर्टज होता है। और रजिस्टिविटी इज मीजर इन ओम स्क्वायर मीटर। यहाँ देखें आप, रजिस्टिविटी को जब हम मीजर करते हैं उसका मेजरमेंट होता है तो वो असल में ओम स्क्वायर मीटर में लिखी जाती है, उसकी यूनिट ये होती है। और लाइट ईयर का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी जो यूनिट लगाते हैं, अब यहाँ पे वो यूनिट नहीं दी हुई है, कहा जा रहा है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर, ऐसा दिया है। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर, ऐसा दिया है। मतलब लाइट ईयर से भी बड़ी इकाई होती है पार्सेक, उसका मान दिया हुआ है। इसमें कुछ जानकारियां गलत हैं, मतलब कोई एक इसमें से स्टेटमेंट गलत है, वो कौन सा है बताइए। तो बाकी जो है वो तो ठीक ठाक दिखाई देते हैं, लेकिन इसका जो बी वाला आप देख रहे हैं वही गलत है। ये सही बात है कि आवृत्ति को हर्टज में नापा जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रजिस्टिविटी का जो मात्रक होता है वो ओम वर्ग मीटर थोड़े ही होता है, वो तो ओम मीटर होता है। उसको लिखते कैसे हैं? ऐसे ओमेगा का सिंबल बनाते हैं, साथ में स्मॉल एम लिखते हैं, ये होता है इसका यूनिट। तो इसमें ये वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल थोड़े ही निकाल रहे हैं, तो ये गलत दिया है, बाकी सब सही। इसके बाद 8वां प्रश्न आप देखें, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो फैरड जो होता है वो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस को अगर आप नापेंगे तो इसके मात्रक में क्या लिखेंगे? फैरड लिखेंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी यूनिट हम लोग लगाते हैं वोल्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता है ओम, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये होता है एम्पियर, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ सारी चीज़ें दे दी गई। अब बताइए कि सही कौन सा है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें देखें ऊपर वाले दोनों तो सही दिए। ये फैरड को हम लोग जो धारिता का मात्रक होता है उसके तौर पे देखते हैं, संधारित्र धारिता, तो उसमें क्या करते हैं? फैरड का इस्तेमाल किया जाता है। और वोल्ट को हम लोग मात्रक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं विद्युत विभवांतर के। विभवांतर का जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो उसका जो मात्रक है वो वोल्ट लगाते हैं। लेकिन नीचे वाले दोनों जो है वो आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, इनकी जानकारियाँ अदल बदल गई। ओम जो है ये मात्रक है विद्युत प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का, और एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया है, इसीलिए सिर्फ पहला और दूसरा सही है। इसमें ए को चुन लिया और आगे बढ़ते हैं।
देखिए, प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछ लिया गया कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं इसमें से सही कौन सा है बताइए। तो कहा गया कि 1 मेगावाट जो है ये यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मेगावाट, और विच इज़ कंज्यूम इन द पावर जनरेशन सेंटर। और इसका जो पैमाना होता है, तरीका होता है, उसमें हम क्या देखते हैं कि कंज्यूम इन द पावर जनरेशन सेंटर, मतलब जितना कंज्यूमशन होता है पावर जनरेशन सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी का, उसको जब हम मीज़र करते हैं तो हम मीज़र करते हैं उसको मेगावाट में। नापते किस में है? मेगावाट में नापते हैं। ये खपत को नापती है कहने का मतलब। और दूसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज द पास्कल। पास्कल जो है वो दाब की एसआई यूनिट है। और स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। डायमेंशन नहीं है, यूनिट नहीं है, मतलब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगी ही नहीं, सीधी बात है। तो विकृति के पास कोई विमा और मात्रक नहीं होता है। और नॉट जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है स्पीड ऑफ अ शिप की। शिप की स्पीड अगर आपको नापनी है तो उसके लिए आप नॉट नाम के मात्रक का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा दिया है। सही कौन सा है वो आपको बताना है, नीचे विकल्प दिए हैं, देखें और बताएं। अब ये जो प्रश्न है ध्यान से देख लीजिएगा पहले, इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा तो ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, दाब का मात्रक होता है पास्कल एसआई, और विकृति की कोई विमा नहीं होती है, वो विमाहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं है तो विमा नहीं होगी। और नॉट जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है स्पीड ऑफ शिप की, यानी जहाज़ों की गति को नापने के लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले वाले में समस्या है, 1 मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है लेकिन ये खपत को नहीं नापती है, ये विद्युत के उत्पादन को नापती है। जो पावर जनरेशन सेंटर होते हैं वहाँ से जितना प्रोडक्शन होता है उसको मेज़र करती है, न कि कंज्यूमशन को। तो पहला वाला गलत है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? सी वाले ऑप्शन को चुन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या अगला जो है यानी 10वां, और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है बताइए। तो नौ संचालक जो होते हैं यानी पानी के जो जहाज चालक होते हैं, नाविक होते हैं, उनके द्वारा सोनार नाम का एक इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है। और महासागर में अगर कोई चीज़ डूब गई है, मतलब अंदर पानी के डूबी हुई है, तो उसकी स्थिति को जानने के लिए भी सोनार को यूज़ करते हैं। सोनार जो है वो अपश्रव्य तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। इंफ्रासोनिक वेव का जो प्रिंसिपल होता है उस पर सोनार वर्क करता है। ये सारी सूचनाएं सोनार के बारे में दी हुई हैं। ये वो हीरे जवाहरात बेचने वाला और गहने बेचने वाला सोनार नहीं है, ये एक उपकरण होता है। तो आप बताएं कि इसमें सही कौन सा है। ये कथन आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 10 को आपने देखा और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला दूसरा तो सही है, सही जानकारी हमें खोजनी थी, है ना, तो ये दोनों सही है। लेकिन ये जो तीसरा वाला है इसमें कुछ गलत जानकारी है। इंफ्रासोनिक वेव नहीं इस्तेमाल होती है बल्कि अल्ट्रासोनिक वेव यानी जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरा कथन गलत है लेकिन पहला दूसरा सही है, तो हमने ए को चुना। 11वां प्रश्न, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो ऑडियोमीटर जो है वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करता है, ध्वनि की तीव्रता को नापता है। और वेलोसिटी ऑफ विंड को अगर आपको नापना है, हवा के वेग को नापना है, तो आप एनीमोमीटर का यूज़ करेंगे। पायरे हेलियोमीटर जो है वो मेजरमेंट के लिए काम आता है जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता है उसे, यानी बहुत उच्च तापमान रहेगा तो उसको पायरे हेलियोमीटर जो है वो नापेगा। और पायरोमीटर जो होता है ये सोलर रेडिएशन जो कि सीधे सीधे पृथ्वी पर आता है सूर्य से, तो उसको नापने के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसा कहा गया। ये सारी सूचनाएं दी हुई हैं। अब इसमें से गलती की तलाश आपको करनी है, बताइए। प्रश्न संख्या 11 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, लेकिन ये वाला जो दिया है ना इसमें गड़बड़ी है और यहाँ थोड़ा सा निशान लगाने में भी गड़बड़ी हुई है। इसका डी वाला ऑप्शन सही है जो कि यहाँ नीचे दिया हुआ है। और डी वाला ऑप्शन जब सही है तो ये चीज़ बताता है कि इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है, गलत विकल्प हमें छांटना था, इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो छांटना था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो नीचे वाले दिए हुए हैं ये दोनों गलत हैं। इसमें सही कथन ऊपर वाले दोनों हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए काम आता है और एनीमोमीटर जो है वो वायु का वेग नापता है। लेकिन पायरे हेलियोमीटर जो है वो सूर्य के विकिरण को नापने का काम करता है जो कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होता है। ठीक, तो ये सोलर रेडिएशन का मेजरमेंट करता है। और पायरोमीटर जो है वो बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो होता है उसके मेजरमेंट में काम आता है। तो ये उल्टी जानकारियां दे दी थी, गलत की तलाश करनी थी, इसलिए हमने डी को चुना। प्रश्न संख्या 12 और इसमें कहा गया कि सही कौन सा है बताइए। फिर से वही करेक्ट ऑप्शन खोजना है। तो ओंडोमीटर का इस्तेमाल होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति यानी उनकी फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको नापनी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ओंडोमीटर। मैनोमीटर से आप गैसेस का प्रेशर जो है उसको मेज़र करते हैं। हाइग्रोमीटर से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है।
अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। इसमें सारी जानकारियां जो है वो एकदम परफेक्ट हैं, कोई भी सूचना गलत नहीं है, किसी को भी आप इसमें से छांट कर बाहर नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, स्पिग्मोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्टरों के पास जो बीपी नापने की मशीन होती है ना, उसी को कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। और उसके साथ एक और उपकरण डॉक्टर लेकर घूमते हैं, गले में टांगे रहते हैं, आला, उसको क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है आला, तो उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। प्रश्न संख्या 13, यहाँ आप देखें गलत विकल्प कौन सा है। तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, कोई ना कोई तो गलत निकल ही जाएगा। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है, मतलब जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है। वॉशिंग मशीन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर वो काम करती है। किसी पदार्थ के संवेग और वेग का अगर हम रेशियो निकाल देते हैं, यानी मोमेंटम और वेलोसिटी का आपस में रेशियो निकाल देते हैं, तो हमें उस पदार्थ का मास मालूम हो जाता है, उस पदार्थ का द्रव्यमान पता लग जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है, मतलब रूल है, उसके हिसाब से ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है, मतलब उसे न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। अब तक आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा। प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछ रहा है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। गलती ढूंढनी थी तो गलत इसमें ऊपर वाला है। जो गलत विकल्प है वो ज़्यादा आसान दिया है तुलनात्मक रूप से सही वालों के, तो ऐसे ट्रिक लगाकर भी आप खोज सकते हैं। तो इसमें आप देखें न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो तो एक्शन रिएक्शन वाला है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जितना आप बल लगाएंगे किसी चीज़ पर उतना ही विपरीत दिशा में वो चीज़ आपको ढकेलेगी या बल लगाएगी, तो ये वाला है। लेकिन जो पहला नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व की अवस्था में जो चीज़ है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो इसमें पहला नियम होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, इसमें एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो हवाओं में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही विंड में पाई जाती है। पवन चक्की जो है ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। यहाँ बात हो रही है जो विंड मिल है उसकी। और उसके बाद ट्रेन के बारे में कहा गया कि जब वो चलना शुरू करती है, ट्रेन का जब चलना शुरू होता है तो उसमें बैठे हुए यात्री, उनका जो सिर है वो स्थिरता के जड़त्व की वजह से पीछे की ओर झुक जाता है। आमतौर पे अगर पीछे सीट टेक लेने के लिए है तो सीट से टकरा जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि सड़क की अपेक्षा अगर आप बर्फ पे टहल रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बहुत कम हो जाता है। सड़क की तुलना में आपके पैर यानी जूते जो हैं और बर्फ की जो सतह है उसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है उसका मान बहुत कम हो जाता है। तो आप ये बताइए सही कौन सा है। सारी जानकारियाँ दे दी है, कारण सहित आपको बता दिया है, अब इसमें आपको चुनना है। तो विकल्प भी देख लीजिए, डी वाले को अगर चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा। अब इसमें देखें और बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा तो सही है, लेकिन ये जो पहला वाला दिया हुआ है ना ये गलत है। ठीक, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है और इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। तो भाई पहले वाले में क्या समस्या है, पहले वाले में दिक्कत देखिए क्या है। हवा क्या चीज़ है, हवा का मतलब ही है कि वो गतिमान है, बहेगी तभी हवा है, स्थिर रहेगी तो उसका कोई नामो निशान नहीं है। तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा क्यों होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो तब होती है ना जब वो स्थिर होगी। यहाँ वो गतिमान है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। वो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो बी को चुन लिया है और आगे चलते हैं। 15वां प्रश्न देखें, गलत विकल्प का चयन करना है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है उसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको देने वाले कौन थे, न्यूटन थे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है। और किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे कम होता है। जो पोल है वहाँ पे किसी भी ग्रह का, कोई भी ग्रह आप समझें, उसका जो पोल है वो आमतौर पे चपटा होता है, सामान्य संरचना यही होती है। तो जो पोल है वहाँ पे किसी भी पिंड का अगर आप भार यानी डब्लू नापेंगे, वेट नापेंगे, तो वो सबसे कम प्राप्त होगा। और जब किसी वस्तु को ऊपर से आप नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो उसके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आता है। उसके भार में परिवर्तन हो सकता है लेकिन द्रव्यमान में बदलाव नहीं आता है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। गलती देखिए इसमें सी वाले ऑप्शन में, आपने देखा यहाँ ये कहा गया है कि किसी पिंड का भार, मतलब कोई भी जो रिजिड बॉडी है या कोई भी बॉडी है उसका जो भार है वो ध्रुवों पर सबसे कम होता है। जरा पृथ्वी की संरचना को देखिए, पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर कैसी है, चपटी है, मतलब वहाँ पे चपटापन पाया जाता है। और जो इक्वेटर है वहाँ पे बल्ज पाया जाता है, यानी उभार पाया जाता है। तो अगर केंद्र हम मान लें पृथ्वी का यहाँ पे, तो केंद्र से दूरी कहाँ पर ज़्यादा होगी, विषुवत रेखा पर ज़्यादा होगी।
विषुवत वृत्त जो है वहाँ तक पहुँचने में आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये वाली जो रेडियस होती है ये ज़्यादा होती है, लंबी होती है। और पोल तक पहुँचने में थोड़ा कम सफ़र तय करना पड़ेगा। तो ये मतलब है ना कि जो केंद्र है पृथ्वी का वही गुरुत्वाकर्षण का मूल बिंदु है। तो ग्रेविटी का जो सेंटर है वहाँ से अगर आप नापें तो दूरी कहाँ पर कम आ रही है, ध्रुवों पर। तो यहाँ पर तो स्मॉल जी का मान बढ़ जाएगा ना, और स्मॉल जी का मान अगर बढ़ा तो डब्ल्यू का मान अपने आप बढ़ जाएगा, जो कि m इंटू जी है ना। तो यहाँ ये कम कहाँ हो रहा है, यहाँ तो बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा। तो कम कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा। तो यही वाला जो सी वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, और बाकी सूचनाएं जो है ना वो एकदम सही है, तो उनको भी देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न, यहाँ कहा गया कि जब कोई पिंड सरल आवर्त गति में अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है, जो उसकी मीन पोजीशन है वहाँ से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पास करता है, तो उसकी कौन कौन सी स्थितियाँ हम मान सकते हैं, मतलब उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन जो है वो सही मानी जा सकती है। तो उस पर एक साथ बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो वर्क करने लगते हैं, एक्ट करने लगते हैं, बहुत सारे बल उस पर काम करते हैं, और उसका जो एसिलरेशन यानी त्वरण है वो 0 हो जाता है, और वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी उस समय अपने चरम बिंदु पे होती है, यानी मैक्सिमम होती है, ऐसा दिया हुआ है। ये 4 अलग अलग कंडीशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ कोई पेंडुलम है, कोई रिजिड बॉडी है, मतलब लोलक के साथ गोलक टंगा हुआ है हिंदी में अगर देखा जाए, तो आप बताएं उसके साथ क्या सिचुएशन रहेगी। प्रश्न संख्या 16 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ आप देखें दूसरी, तीसरी और चौथी स्थिति तो एकदम सही से काम कर रही है। ये तीनों ही कंडीशन रहेगी, उसका जो एसिलरेशन यानी त्वरण है वो 0 हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर समाप्त हो जाएगी, वेग अपनी चरम सीमा पर होगा, उसके बाद कोई बदलाव नहीं, और गतिज ऊर्जा जो है वो उस समय मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा को आप निकालते भी कैसे हैं, हाफ mv² ही तो होता है। तो अगर v जो है वो मैक्सिमम है तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने आप ही सर्वोच्च सीमा पे होगी। लेकिन यहाँ कहा गया कि उस पर एक साथ कई बल काम करते हैं, तो कई बल काम करते तो वेग में परिवर्तन होता है ना, बल यहाँ पर काम ही नहीं करते, असल बात यही है। उस पर जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है उस समय कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा होता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद 17वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो लिफ्ट में कोई आदमी बैठा हुआ है और उसे अपना भार तब ज़्यादा मालूम होता है जब लिफ्ट तेज रफ्तार में ऊपर की ओर उठ रही होती है। मतलब कोई पर्सन जो है वो लिफ्ट में बैठा हुआ है और उसे अपना वेट सबसे ज़्यादा मालूम होता है या ज़्यादा महसूस होता है जब लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर हाई स्पीड में जा रही होती है। और लोलक का जो कालावधि है, मतलब जो टाइम पीरियड है, वो उसकी लंबाई के ऊपर, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है, प्रभावकारी लंबाई होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा दिया हुआ है। गर्मियों में लोलक घड़ियाँ यानी जो पेंडुलम क्लॉक होती हैं वो सुस्त पड़ जाती हैं, स्लो हो जाती है, जो समय है वो पीछे चला जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोलक है उसकी लंबाई गर्मियों में घट जाती है, मतलब जो पेंडुलम की लेंथ है वो कम हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। अब आपको ये चुनना है कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और ये जो 17वां प्रश्न आपने देखा है ना, इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। तीसरा वाला जो कथन है वही एकमात्र इसमें गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गर्मी जब आएगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो तापमान की ज़्यादा होने पर कोई भी चीज़ फैलती है, न कि सिकुड़ती है। ये ध्यान दीजिएगा। गर्म करने पर अधिकतर वस्तुओं के साथ यही होता है कि वो फैलती हैं। तो यहाँ पर जो पेंडुलम की लेंथ है, मतलब इफेक्टिव लेंथ है, उसमें वृद्धि हो जाती है और यही वजह है कि वो स्लो पड़ जाता है, सुस्त हो जाता है। बाकी जो जानकारियाँ हैं वो एकदम सही हैं। जब लिफ्ट तेज रफ्तार में ऊपर जा रही है तो भार ज़्यादा मालूम होगा, मतलब महसूस होगा कम से कम। और लोलक की जो कालावधि है यानी जो टाइम पीरियड होता है, हम लोग लिखते हैं ना 2π√L/g, तो ये यल क्या होता है? ये प्रभावकारी लंबाई ही तो होती है। तो सीधा सीधा रिलेशन है, ये निर्भर करेगा उस पर, तो जो लंबाई है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो बाकी जानकारियाँ सही हैं। अब इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 17वें में क्या होना चाहिए बताइए? अभी तो बताया आपको, सी वाला हो जाएगा ना। गलत हमें खोजना था, बाकी सब सही। 18वें को देखते हैं। यहाँ देखें, गलत विकल्प को आपको खोजना है फिर से एक बार। तो जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है, उसी की वजह से जो वर्षा की बूंद होती है वो गोल दिखाई देती है। सतह पे पड़ेगी तो आमतौर पे गोलाकार उसका जो स्वरूप है वो हमें दिखता है, और उसी वजह से पानी की कोई भी बूंद हमें गोलाकार आकृति की दिखती है। उसके पीछे जो घटना जिम्मेदार है वो असल में सरफेस टेंशन होती है। घर्षण नैनो द्रव्यों का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी फ्रिक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है नैनो मटेरियल्स की, ऐसा कहा गया। और डी वाला स्टेटमेंट बताता है कि तेल पानी की सतह पे फैल जाता है। तेल को आप पानी की सतह पे डालते हैं तो वो फैल जाएगा, एक सतरंगी फिल्म जैसी उभर जाएगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी के पृष्ठ तनाव से ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल जो है वो ज़्यादा होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर से, ऐसा इसलिए होता है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? गलती इसमें जो चौथा वाला कथन है उसी में है। बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ बताया गया है कि भाई जो पृष्ठ तनाव तेल वाला है वो ज़्यादा होगा।
अगर तेल का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता ना तो वो पानी की सतह पे ऐसे बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता। पानी का ज़्यादा होता है, ठीक, मतलब ये है कि तेल जो है वो पानी की सतह पे फैल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, पानी का ज़्यादा होता है। अब इसका उल्टा आप कर दीजिए, तेल बर्तन में भर लीजिए, उस पर पानी डाल दीजिए, तो वो बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा हो गया, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन था वो ज़्यादा था, तो वो उसमें घुल नहीं पाया या फैल नहीं पाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 यानी 19, और इसमें कहा गया गलत विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे जो कैपिलरिज्म है उससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन सा केशिकात्व का उदाहरण है ये आपको बताना है, एप्लीकेशन कौन कौन सा है। तो सोखता जो होता है, मतलब ब्लोटिंग पेपर, वो असल में स्याही को सोख लेता है। स्याही आप एक जगह उसमें चुआ दीजिए, मतलब बूंद डाल दीजिए उसकी, तो वो फैल जाती है चारों ओर उसमें, फिर आप उसे इस्तेमाल करते हैं। और भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, तो उसमें भी यही प्रवृत्ति, मतलब ये जो प्रवृत्ति है ये असल में कैपिलरी की जो घटना है उसकी वजह से पाई जाती है। और सूती कपड़े को अगर आप एक कोने से भिगो दीजिए तो पानी की बूंदें उसमें धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ती हैं और पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। जबकि लालटेन और लैंप की जो बत्ती है उसमें भी तेल इसी घटना की वजह से यानी केशिकात्व की वजह से ही ऊपर की ओर चढ़ता है। आजकल तो जमाना ही गुजर गया है, लोग इन्वर्टर लगाकर बैठे हुए हैं, जनरेटर वगैरह, लेकिन जो लैंप लालटेन का सिस्टम होता था उसमें यही प्रक्रिया काम करती थी, ऐसा दिया हुआ है। मतलब नीचे टंकी में तेल भरा रहता था या जो कुछ भी, और उसमें एक सूती कपड़े की बत्ती, चाहे खरीद कर चाहे घर में ही कोई सूती कपड़ा है तो उसको फाड़ कर उसी में डाल दी जाती थी, और उसका जो ऊपर वाला छोर है उसमें आग लगा दी जाती थी, जलती रहती थी खूब बढ़िया। तो वो इस वजह से होता है। अब इसमें यह बताइए कि कैपिलरिटी की वजह से कौन सी घटना नहीं होती है। प्रश्न संख्या 19 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कि कैपिलरिटी का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कैपिलरिज्म का एग्जाम्पल नहीं। केशिकात्व की वजह से ही ये सारी घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती। प्रश्न संख्या 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले में कहा गया कि एक पानी का बुलबुला है, माफ कीजिए हवा का बुलबुला है, पानी का बुलबुला नहीं है, और वो हवा का बुलबुला झील की तली से ऊपर की ओर उठ रहा है, तो उसका आकार जो है वो ना धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ऐसा बताया गया। पहले क्या था, वो झील के एकदम तल में था तो उसका आकार छोटा था, ऊपर आ रहा है तो उसके आकार में वृद्धि होगी। दूसरा स्टेटमेंट आपको बताता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो तरल पदार्थ यानी लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, श्यानता घटती जाएगी। वायुदाब कम होगा तो हवाई जहाज में जो यात्रा करते हुए यात्री हैं उनके पेन से स्याही निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। अब आप ये बताएं कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 20 को आपने देखा, गलत इसमें कुछ भी नहीं, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी की सभी सही हैं, और इसीलिए हम डी को चुनते हैं। असल में पानी के अंदर यानी झील का जो पानी है उसके अंदर जो हवा का बुलबुला है जब तली के अंदर होगा, मतलब तली के पास में होगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर वर्क कर रहा होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही, उसके अलावा जो पानी की सतहें हैं उसका भी दबाव उस पर काम कर रहा होगा, तो वो फैल ही नहीं पा रहा था बेचारा। जब ऊपर की ओर आएगा तो ये जो पानी की लेयर्स है इनका जो दबाव है वो कम हो जाएगा, मतलब नहीं के बराबर रहेगा, वो सतह के एकदम ऊपर आ गया है तो सिर्फ उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा होगा तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। दबाव घटा तो उसका जो आयतन है, उसका जो विस्तार है वो अपने आप फैल जाएगा। बाकी चीज़ें भी सही है। मतलब यह है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो लिक्विड जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। गैसों के साथ ऐसा नहीं होता है, तो इसमें से हम डी को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यहाँ भी कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। जब किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसका जो घनत्व है वो भी बदल जाता है। मात्रा अगर आप बदल रहे हैं, मान लीजिए कि 5 किलो कोई चीज़ थी उसको आप 10 किलो ले रहे हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा कहा गया। और पानी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है यानी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। लोहे की कील जो है वो पारे पर तैरने लगती है, लेकिन पानी में डाल देंगे तो डूब जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का घनत्व, लोहे की जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा होती है लेकिन पारे से कम होती है। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, लेस देन दैट ऑफ मरकरी। अब इसमें से आप ये बताइए कि सही कौन सा है। ये 3 स्टेटमेंट आपने देखे, ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो 21 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए दूसरा और तीसरा तो सही है, ये दोनों ही जानकारियां एकदम सही हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही गई है कि किसी वस्तु की मात्रा अगर बदल दी जाए, मतलब उसका जो मात्रा का परिवर्तन है वो कर दिया जाए तो उसकी डेंसिटी बदल जाएगी। ये पदार्थ का गुण होता है। अगर आप तापमान का हेर फेर नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं ले आ रहे हैं, तो उसका जो घनत्व है वो जस का तस रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, उसे गर्म या ठंडा करेंगे तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही। इसके बाद 22वें को देखते हैं। 22वें को देखें, यहाँ पर कहा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए।
तो एक सामान्य मानव की आंख मतलब स्वस्थ आंख जो है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्घ्य की सीमा है यानी वेवलेंथ का जो परास है, रेंज है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्लियरली देख सकती है। विजिबल उसके लिए होगा, क्लियरली विजिबल होगा। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि पृथ्वी पर आने वाला जो सोलर रेडिएशन है उसकी रेंज होती है 100 नैनोमीटर से लेकर 106 नैनोमीटर के बीच में। अब ये सारी सूचनाएं हैं। अब इसमें से गलती कहाँ पर है वो आपको बतानी है। ये प्रश्न है 22वां, जवाब देना है आपको। तो आप ये कहिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सारी सूचनाएं एकदम पक्की दी हुई है। ये नैनोमीटर में दिया है तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में होती है जो दृष्टि की सीमा है। मतलब उस रेंज का, उस परास का अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसको हमारी आंखें आराम से देख लेंगी। और दूसरा वाला भी सही है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। अब यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 3 स्टेटमेंट। पहले वाले में कहा गया कि प्रकाश विकिरणों की जो प्रवृत्ति होती है वो तरंगों और कण दोनों के समान होती है। डी ब्रॉगली का जो प्रिंसिपल है आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आप देखें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। प्रकाश का वेग पराध्वनिक तरंगों की अपेक्षा अधिक, पराध्वनिक तरंगें जो होती हैं उनकी अपेक्षा अधिक और ब्रह्मांडीय किरणों की अपेक्षा कम होता है। देख रहे हैं नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन जो होता है वो सिमिलर होता है बोथ वेव एंड पार्टिकल के। और लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है क्योंकि वो जो उसकी वेवलेंथ है, मतलब प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी होती है। तरंग दैर्घ्य छोटा होने की वजह से वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये हायर होती है अल्ट्रासोनिक वेव से, लेकिन लेसर होती है कॉस्मिक वेव से। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आपने देखा 23 और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए पहला दूसरा तो सही है, लेकिन ये जो कह दिया है ना कि कॉस्मिक रेज से इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो कम होती है, ये सही बात नहीं है। दोनों से ही ज़्यादा होती है। अल्ट्रासोनिक वेव से भी ये तेज चलता है प्रकाश, और जो कॉस्मिक रेज हैं उनसे भी ज़्यादा ये रफ्तार में चलता है। इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है। निर्वात में ये बेहिसाब तेजी के साथ चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अच्छी खासी रफ्तार होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। अब यहाँ पे फिर वही सही विकल्प आपको खोजना है। तो 2 मोटे मोटे स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि अगर हम 4 मीडियम रख दें, मतलब 4 प्रकार के माध्यमों की बात करें, एक तो ग्लास है, दूसरा वैक्यूम है, वैक्यूम कोई माध्यम नहीं होता है, मतलब माध्यम की अनुपस्थिति, और उसके अलावा वाटर और एयर है, ये 4 प्रकार के माध्यम है। देन द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू द ग्लास। मतलब जो ग्लास है उसके अंदर से अगर प्रकाश को हम गुजारेंगे इन 4 माध्यमों में से, तो उसमें वो सबसे धीमी रफ्तार में चलेगा, ऐसा कहा गया। और दूसरा स्टेटमेंट कहा गया कि व्हेन लाइट वेव्स पास फ्रॉम एयर टू ग्लास देयर इज अ चेंज इन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी व्हाइल द फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। जो आवृत्ति है वो नहीं बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है उसमें परिवर्तन आ जाएगा अगर माध्यम बदलता है तो आप ये बताइए कि करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। 24 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों ही सही है, दोनों ही जानकारियां एकदम सही हैं। देखिए अगर आप माध्यम बदलेंगे ना तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी किसी खास वस्तु की उतनी ही रहती है, अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वो चीज़ ही बदल जाएगी। ठीक, तो इसमें से हम बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्टिकल फाइबर पे 2500 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ बताया गया कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है उस पर वर्क करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मरीजों के पेट के अंदर की अगर जांच करनी है तो डॉक्टरों द्वारा एक उपकरण इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है एंडोस्कोप। मुंह में अंदर तार घुसा के चेक करते हैं। तो एंडोस्कोप जो है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ही सिद्धांत पर काम करता है। और जो मिरेज की घटना हम देखते हैं, मृग तृष्णा, हिरण को ऐसा लगता है कि दूर रेगिस्तान में पानी का एक स्टोरेज है, मतलब झील है दूर, और जब वो वहाँ जाता है तो सिर्फ रेत मिलती है। तो ये भ्रम होता है, मानसिक भ्रम होता है, सूर्य की किरणों के प्रभाव की वजह से ऐसा होता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आप देख रहे हैं 25, और 25 का जो राइट आंसर है यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका हो जाएगा डी वाला। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जितनी सूचनाएं हैं वो सब की सब सही हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही ये सब कारनामा होता है जिसकी वजह से हम ये चीज़ें दिखाई देती। इसके बाद 26 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो होलोग्राफी एक टेक्नोलॉजी का नाम है, मतलब फिजिक्स की एक विधा आप कह सकते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम जो रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग का काम है वो करते हैं, और किसी भी वस्तु का जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और किसी भी समय जब उस पर प्रकाश डाला जाए तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशनल जो उसका प्रतिरूप है उसको रिकॉर्ड करके और पुनः प्रस्तुत करने की टेक्नोलॉजी है होलोग्राफी।
और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किसी वस्तु का दृश्य पटल पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा, उल्टा और वास्तविक होता है। कैसा होता है? स्मॉल होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। तो अब आप ये बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर डी होगा। कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, मतलब कोई भी इसमें गलत नहीं। इसके बाद 27वें प्रश्न में देखें, करेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो मनुष्य का कान जो है वो 2000 से लेकर 5000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्तियां होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके लिए सबसे सुटेबल होता है, आराम से सुन सकते हैं। और मनुष्य की जो आंख है वो पीले और हरे रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही मानी जाती है, यानी जो येलो और ग्रीन कलर है उसको हम आराम से देख सकते हैं, उसके लिए हमारी आंखें सेंसिटिव होती हैं। कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 1 सेकेंड के 10वें भाग तक ही रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। और कोई चित्र जब रेटिना पर, आंख के रेटिना पर बनता है तो वो सेकंड के 1/16वें भाग तक ही मस्तिष्क पर अंकित रह पाता है। ये सारी सूचनाएं हैं। इसमें से आपको ये तलाशना होगा कि जो सही विकल्प है वो कौन सा है, मतलब सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सारी जो जानकारियां दी हुई हैं वो एकदम सही है, इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 28 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले वाले में कहा गया कि कलर ऑफ स्टार जो है वो उसके टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उससे हमें मालूम होता है कि तारे का रंग कैसा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर टेम्परेचर उसका कितना होगा और कैसा होगा। और डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो लाइट का डिफ्यूजन होता है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही पॉसिबल है। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स वेवलेंथ। जो लाइट का कलर है वो इसकी वेवलेंथ से डिटरमाइन होता है, तय होता है। तो आप ये बताएं गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 28 को आपने देखा। राइट आंसर इसका डी होगा। गलत कुछ भी नहीं है, इसमें जितनी सूचनाएं हैं वो सब की सब एकदम 1,00,000% की सही है। इसके बाद 29वें प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी कैन सी द सन। यहाँ आप देखें पहले वाले स्टेटमेंट को, वी कैन सी द सन अ फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो वास्तविक सूर्योदय होता है उससे कुछ मिनट पहले भी हम सूर्य को देख पाते हैं। तो इसके पीछे जो प्रकाश की परिवर्तन की घटना है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो उत्तरदायी होता है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा कहा गया। यानी आकाश का रंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें नीला दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। रेड लाइट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट स्कैटरिंग। यहाँ कहा गया कि ये कम प्रकीर्णित होती है, लीस्ट स्कैटरिंग इसमें होती है, इसी वजह से इसे डेंजर सिग्नल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो दूर से ही दिख जाती है। अब इसमें आपको सही की तलाश करनी है, बताइए। तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। देखिए तीसरा वाला इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है, एकमात्र यही तीसरा वाला सच बोल रहा है, बाकी दोनों गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है जिसकी वजह से वास्तविक सूर्योदय से पहले हम देख पाते हैं, वो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो ऊपर होना चाहिए था, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। रमन इफेक्ट आपने पढ़ा है ना, सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, तो वो सारी चीज़ें, तो कुल मिलाकर ये आपस में दोनों की जानकारियां जो है ना वो अदला बदली हो गई। तो केवल तीसरा सही है, सी कुछ इसमें चुन लिया। और आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न देखें, इसमें कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताइए। तो प्रसारी विश्व की जो संकल्पना है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। दुनिया फैल रही है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, गैलेक्सीज जो है वो हमसे दूर जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं डॉपलर प्रभाव की वजह से। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि कॉन्केव मिरर्स जो है उनका इस्तेमाल होता है व्हीकल्स में, जो ट्रैफिक बिहाइंड, मतलब पीछे की ओर जो ट्रैफिक हमारे है, गाड़ियाँ आ रही हैं, उनका पता लगाने के लिए। शीशा ऐसा लगा रहता है कि पीछे से आने वाले वाहनों को हमें दिखाता है, तो उसमें कॉन्केव मिरर इस्तेमाल होता है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है शेविंग के पर्पज से। दाढ़ी बनानी है तो आपको उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण की आवश्यकता होगी। अब इसमें बताएं सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 30 को आपने देखा, और सही जवाब इसका सिर्फ पहला वाला हो जाएगा। ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की अवधारणा है, इसका पता हमें डॉपलर प्रभाव से लगता है। सही बात है, ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है। लेकिन बाकी दोनों गलत हैं। कैसे गलत हैं? दाढ़ी बनाने के लिए आपको कॉन्केव मिरर चाहिए होगा, कॉन्वेक्स में आप दाढ़ी नहीं बना सकते, मुंह कट जाएगा। और जो यहाँ आप देख रहे हैं कि वाहन पीछे से आ रहे हैं, तो इस ट्रैफिक को देखने के लिए अपनी चलती गाड़ी में आपको जो दर्पण लगाना होगा वो असल में उत्तल दर्पण होगा, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यहाँ कहा गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो है वो असल में अवतल लेंस की तरह से व्यवहार करता है, कॉन्केव लेंस की तरह से इसका बिहेवियर होता है। और किसी व्यक्ति का पूरा अगर आपको प्रतिबिंब देखना है, पूरा चित्र देखना है, तो उसके लिए समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो असल में व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो 6 फीट का है,
तो उसका 1/4 लंबा जो है ये दर्पण लगाएंगे, तब जाकर उसको सिर से पैर तक की जो इमेज है वो दिखाई देगी। और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि दूरदृष्टि दोष जो है उसको अगर आपको ठीक करना है तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ आप बताएं कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 31 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा तो सही है, पहला भी सही है, यहाँ आप देख रहे हैं अवतल लेंस की तरह से व्यवहार करता है, ठीक बात है। और उसके अलावा तीसरा वाला भी सही है। लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, किसी व्यक्ति का अगर आपको सिर से पैर तक का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो उसके लिए कम से कम उसकी ऊंचाई का आधा जो है वो दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 6 फीट का इंसान है तो 3 फीट का कम से कम जो समतल दर्पण है वो चाहिए, तभी जाकर उसके जूते से लेकर उसके बालों तक का जो पूरा चित्र है वो दिख पाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फिर से 2 स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट वाला पैटर्न काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए सूचनाएं, तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोस और द्रव में ही हो सकता है। जो ट्रांसफर ऑफ हीट है कन्वेक्शन के थ्रू वो सिर्फ पॉसिबल होती है सॉलिड और लिक्विड में। और दूसरा वाला स्टेटमेंट कहता है कि जो उबलता हुआ पानी है उसकी तुलना में, मतलब उबलते पानी में आप हाथ डाल दीजिए तो आपको जलेगा, मतलब जलन हो जाएगी हाथ में, और भाप से आप जल जाइए तो दोनों में से तकलीफ किस में ज़्यादा होगी? भाप से जलने में ज़्यादा दर्द करेगा और ज़्यादा जलेगा भी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप में कुछ गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। भाप जो है वो उबलते हुए पानी जितना टेम्परेचर नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा छिपा के रखती है। तो आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा, ए वाला। केवल पहला वाला गलत है। यहाँ जो संवहन का प्रक्रम दिया हुआ है ना उसी में गड़बड़ी है। संवहन के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो गैस और द्रवों में होता है, न कि ठोसों में। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है इसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ बता दिया है, तो ठोसों में यानी सॉलिड में जो ऊष्मा का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो किस माध्यम से होता है, किस तरीके से होता है, ये आपको बताना है। फिलहाल इसका पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही। प्रश्न संख्या 33, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों पैमाने जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे एक बराबर हो जाते हैं, और 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पे फॉरेनहाइट टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड टेम्परेचर का 2 गुना हो जाता है। फॉरेनहाइट में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 गुना मान प्राप्त होगा सेंटीग्रेड का। ऐसा कब होता है? 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे। और सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों ही जो पैमाने हैं, दोनों ही जो स्केल हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पे एक बराबर हो जाते हैं। अब ये सारी सूचनाएं हैं, गलती कहाँ पर है वो आपको बताना है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, डी वाले को चुन लीजिए। देखिए गलती कहीं पर भी नहीं, सारी सूचनाएं एकदम सही हैं और इनसे अलग अलग प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान से देखिए। 34वें को देखते हैं। पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ हमने फिजिक्स का पीछा छोड़ दिया है और हम केमिस्ट्री में आ गए हैं। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो ऑटोमेटिक इंजन होते हैं उसमें हिमरोधी के तौर पर, ठीक, मतलब एंटी रिफ्रिजरेटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है? जमने से रोकता है। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ये थ्योरेटिकली लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। सबसे कम जो संभव तापमान है उसे हम मानते हैं परम शून्य तापमान। और तीसरा स्टेटमेंट बताता है कि किसी पदार्थ को अगर आप गर्म कर देते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है लेकिन उसका घनत्व कम हो जाता है। अभी पीछे घनत्व पर एक प्रश्न आया था तो उसमें ये चीज़ आपको बताई गई थी, वही हिंट यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो 34 को देखिए, इसमें सभी सही है। जितनी सूचनाएं हैं वो सब की सब एकदम पक्की हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो आणविक संरचना है उसमें बदलाव आता है। अणु जो है वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, उन्हें एनर्जी प्राप्त हो जाती है ना। तो जब दूर भागने लगेंगे तो विस्तार होगा, आयतन बढ़ेगा यानी वॉल्यूम में वृद्धि होगी, लेकिन जो डेंसिटी है वो घटने लगेगी। तो ये सब चीज़ें सही है। अब इसके बाद देखें 35 को। 35 में पूछा गया कि सही कौन सा है बताइए। तो कमरे में लगा हुआ जो आपका एसी होता है वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है, नमी को भी कंट्रोल करता है और तापमान को। डेजर्ट कूलर जो है वो पानी का वाष्पीकरण करता है यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर करता है, और इस वजह से आपको हवा ठंडी लगती है। कम आर्द्रता और ज़्यादा तापमान की स्थिति में जो गीले कपड़े हैं वो सबसे जल्दी सूख जाते हैं। अभी मौसम वही वाला आ रहा है, तो आर्द्रता यानी जो ह्यूमिडिटी है वो कम रहेगी और टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कोई भी चीज़ आसानी से सूखेगी। अब इसमें सही कौन सा है आप बताइए। 35 डी वाले को चुन लीजिए, ये भी सही है, मतलब सभी सही है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो सारे जो सिद्धांत है ना वो आपको पता होना चाहिए, तो डी को चुन लिया। इसके बाद 36 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 3 स्टेटमेंट है उसमें से गलती कहाँ पर है, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है उसको नाभिक कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट जो सेंटर ऑफ एटम होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं।
और फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ देखें कुछ जो पार्टिकल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी एटम के। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है, इस प्रश्न को देखिएगा और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला। यहाँ देख रहे हैं आप, तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वही गलत है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी एटम के। बाकी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य यही है। तो बाकी सब सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे, इलेक्ट्रॉन को खोजा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश थे और न्यूट्रॉन के थे जे थॉमसन। तो आपको ये बताना था कि सही कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, सही जवाब है इसका सी वाला। हाइड्रोजन वाला एकदम सही दिया है, हेनरी कैवेंडिश। बाकी जितना है सब गलत दिया है। प्रोटॉन को किसने खोजा था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे और न्यूट्रॉन को खोजा था चैडविक ने। तो हमने सी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 38, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। न्यूट्रिनो जो है इस पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल जो है उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है, वो चार्जलेस है। और ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कंट्रोल्ड बाय आप-बाउ प्रिंसिपल। आप-बाउ का नियम आपने पढ़ा है ना, ऐसे ऑर्बिटल भरने के लिए हम लोग ऐसे 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 करके डिज़ाइन बनाते हैं। पहले कौन सा भरेगा, 1s 2s 2p 3d ऐसे करके, ठीक है, तो वो भरते हैं। तो वो प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है अगर हमें ऑर्बिटल की फिलिंग करनी है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 38 को आप देख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए गलत हमें खोजना था, तो बाकी सब तो एकदम सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली नहीं। बीटा जो होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। अल्फा कणों पे धनावेश होता है, बीटा कणों पे ऋणावेश होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 3 स्टेटमेंट हैं। तो किसी भी तत्व की जो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर होता है वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है मास नंबर, ऐसा कहा गया। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है उनको कहा जाता है समस्थानिक। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, सेम रहेगा, लेकिन जो प्रोटॉन का नंबर है वो आपस में भिन्न भिन्न रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ जो है वो आइसोटोप है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि गाइगर मूलर काउंटर जो है वो असल में, गाइगर और मूलर ये 2 साइंटिस्ट के नाम थे। तो गाइगर मूलर काउंटर जो है ये रेडियो एक्टिविटी को मीजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप बताएं कि इसमें सही कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं 39 और सही जवाब इसका हो जाएगा, इसमें देख लीजिए पहले सी वाला, ठीक। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ये पहला और तीसरा वाला सही है। यहाँ जो आइसोटोप की डिफिनीशन दे रखी है ना वो कतई सही नहीं है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। ये वाला इसमें गड़बड़ है। आइसोटोप किसको कहा जाता है, मतलब समस्थानिक, जिन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या वहाँ पर अलग अलग होती है। यहाँ उल्टा दे दिया है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। तो यहाँ ये डिफिनीशन गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद 40वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा संक्षारण का एग्जाम्पल है, कोरोजन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है बताइए। तो लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और चांदी जो है वो काली पड़ जाती है, तांबा जो है वो हरे रंग का हो जाता है। सफाई न कीजिए तो खुले में छोड़ दीजिए नमी के साथ। तो अब आप ये बताइए कि संक्षारण का इसमें एग्जाम्पल यानी जंग लगने की प्रक्रिया का उदाहरण कौन सा है। यहाँ ज़्यादा शुद्ध हिंदी दे दिया है तो आप जंग लगना समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहे को ही जंग खाता है, बाकी जो धातुएं हैं उनके साथ भी ये समस्या होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये नए ही ढंग के ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आयरन ऑक्साइड बनते हैं, यहाँ पे जो सिल्वर के ऑक्साइड हैं उनका निर्माण होता है, यहाँ पे कॉपर के ऑक्साइडों का निर्माण होता है। तो ये सब जंग लगने की प्रक्रिया है। तीनों को चुन लीजिए यानी उपरोक्त सभी, ये सभी संक्षारण के ही उदाहरण हैं। धातु का क्षय होता है। इसके बाद 41वें को देखते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज इसमें से कौन सा है जरा बताइए। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, रस्टिंग ऑफ आयरन, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन। देखें और बताएं। तो 41 को आपने ध्यान से देख लिया होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए देखिए, तो बी वाला हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो रासायनिक परिवर्तन है जिसे कि आप रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार लोहे में जितना जंग लग के खा गया लोहा, मतलब जितना लोहा जंग के रूप में बर्बाद हो गया उतना वापस आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका आजमा के उसे फिर से जोड़ दिया जाए, है ना। बाकी जितने हैं उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड का आप क्रिस्टलीकरण करिए, फिर उसे वापस पुराने रूप में ले आ दीजिए। वैसे ही ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है, ठोस से आपने गैस में कन्वर्जन किया, गैस से फिर वो सॉलिड में आ गया, मतलब ठोस में आ गया, तो वो कर सकते हैं। वाष्पीकरण में भी वो प्रोसेस उल्टा जा सकता है। लेकिन एकमात्र लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो बदल नहीं सकती। एक बार जितना हो गया सो हो गया, तो वो केमिकल चेंज है।
इसके बाद आगे चलते हैं और जो रिवर्स हो सकते हैं वो फिजिकल चेंज होते हैं। अब देखिए गलत विकल्प का चयन करना है तो कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है। जल अपघटन जो है उसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। हाइड्रोलिसिस में एनर्जी जो रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। पाश्चुराइजेशन जो है ये फर्मेंटेशन से जुड़ा हुआ है। दूध का हम किण्वन करते हैं तो उससे जो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी वजह से लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ज़्यादा ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और इसलिए जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है वो कम हो जाता है। अब ये सारी सूचनाएं हैं, इसमें कोई ना कोई एक जो है वो गलत है। कौन सा गलत है आप बताइए। तो 42 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। देखिए पाश्चुराइजेशन का जो यहाँ रिलेशन जोड़ दिया है फर्मेंटेशन से वही गलत है। ये बी वाला जो है ना इसमें गड़बड़ी पैदा कर दी गई है। पाश्चुराइजेशन का संबंध निर्जमीकरण से होता है, ये स्टरलाइजेशन से जुड़ा होता है ना कि फर्मेंटेशन से। तो इसमें से बी वाले को बाहर कर लेते हैं। और देखिए 43 इसमें कहा गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है इसका इस्तेमाल करके तरल अशुद्धियों का शुद्धिकरण किया जाता है। जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका प्योरिफिकेशन करने के लिए हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी केमिकल टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग किया जाता है। जो कलर्ड केमिकल्स होते हैं उनके मिक्सचर को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और रेत और नेप्थलीन का अगर मिक्सचर है तो उसको हम आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसको अपनाना चाहिए। अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 43, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही है जो क्रोमेटोग्राफी वाला दिया है, ये परफेक्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है और इसीलिए हम इसे चुन लेते हैं। देखिए जो आसवन की प्रक्रिया होती है यानी डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है उससे हम जो लिक्विड इम्प्योरिटीज़ हैं उनका प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, उन्हें शुद्ध कर सकते हैं। और ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल, जैसे अब यहाँ देखिए रेत और नेप्थलीन ठोस पदार्थ हैं तो ठोसों में ये प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है सब्लिमेशन की, और उससे हम क्या करेंगे, रेत और नेप्थलीन को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसमें से सिर्फ दूसरा सही है। इसके बाद 44 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि कौन सा गलत है बताइए। तो भूपर्पटी यानी अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है और मात्रा कितनी होती है 46.8%। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है और ऑस्मियम जो है वो सबसे हल्की है, लाइटेस्ट मेटल है ये। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। 44 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी होगा। ऑस्मियम तो सबसे भारी है ना, धातुओं में ये सबसे भारी होता है, तो ये लाइटेस्ट कहाँ से हो गया। और बाकी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो सही है। अब देखिए 45 को, यहाँ कहा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो थोरियम जो है वो सबसे भारी नेचुरल एलिमेंट है और मोती का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, पर्ल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो असल में कैल्शियम कार्बोनेट का हमें दिखाई देता है। सोडियम को अगर आप कैरोसिन ऑयल में रखते हैं डुबोकर तो वो सुरक्षित रहेगा, बाहर रहेगा तो आग लगा देगा। और सड़क के किनारे जो रोशनी के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंप होते हैं उसमें सोडियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न को आपने ध्यान से देखा, 45 पूरा दिखाई दे रहा है और करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। देख लीजिए पहले, देखिए 45 का राइट आंसर होगा बी वाला। देखिए इसमें दूसरा और तीसरा, ये दूसरा तीसरा और चौथा ये तीनों ही सही है, लेकिन ये ऊपर वाला लिखा हुआ है थोरियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, यही गलत है। थोरियम नहीं बल्कि यूरेनियम ये सबसे भारी नेचुरल एलिमेंट है। बाकी कृत्रिम जितने बने हैं, आर्टिफिशियल जितने बने हैं उनकी बात अलग है। तो प्रश्न संख्या 46, अब यहाँ पूछा गया कि गलत कौन सा है। तो जो फ्लोरोसेंस लैंप होते हैं ये मोस्ट कॉमनली इसके अंदर जो फिलिंग होती है, कौन सी चीज़ भरी गई है वो बताया गया है। तो लो प्रेशर मरकरी वेपर और आर्गन गैस ये मिलाकर भरी जाती है। और लाइम स्टोन का जो केमिकली स्ट्रक्चर है या जो इसका फॉर्मेशन है उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ऐसे हम लोग कहते हैं चूना पत्थर और असल में वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको केमिकली जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि माइका जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आप बताइए गलती कहाँ पर है। तो 46वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ आप देखें माइका जो है ये बता दिया है कि बैड कंडक्टर है हीट का, जबकि माइका जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बैड कंडक्टर होता है, या आप कहें कि इंसुलेटर होता है। बिजली इससे होकर प्रवाहित नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 47, यहाँ देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फिर से एक बार माइका, और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। पारा जो होता है यानी मरकरी वो ऊष्मा का उत्तम चालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और मरकरी मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, मतलब किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। पारा जो है उसका कोई भी लेना देना पानी से नहीं होता है।
और मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर। तो आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो ये जो 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। देखिए पारा जो है ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, ये गलत बात है। लेड का कोई लेना देना नहीं होता है, लेड बड़ी ही स्थिर धातु होती है और ये जो पदार्थ है ये बहुत अपने नाभिक को इतना ज़्यादा स्टेबल रखता है कि ये आराम से रिएक्शन किसी भी चीज़ के साथ नहीं करता है। तो इसमें पानी के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर होना चाहिए था पीबी यानी लेड, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। एक तरफ मेटल, दूसरी तरफ ओर दिया हुआ है। तो एल्यूमिनियम का ओर होता है कैलामाइन, कॉपर का होता है बॉक्साइट, मरकरी का होता है सिनेबार और जिंक का होता है क्यूप्राइट। तो ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें गलतियां हैं, केवल एक सही है। कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 48 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। पारे का ठीक दिया है, सिनेबार होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है और कैलामाइन किसका होता है? कैलामाइन होता है जिंक का और लोहे का होता है हेमेटाइट। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 को देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। टांका यानी जो सोल्डर होता है वो असल में तांबे और शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। वो एक तरह का ओर होता है, एलॉय होता है, माफ कीजिए एलॉय होता है असल में। और उसका निर्माण कैसे होता है? कॉपर में लेड को मिलाने से। इसके बाद ब्रॉन्ज जो है वो भी एक एलॉय है और ये कॉपर में टिन को मिलाने से प्राप्त होता है। जर्मन सिल्वर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कॉपर, जिंक और निकिल को मिलाना चाहिए। साथ में कहा गया कि ब्रास भी एक तरह का एलॉय होता है और इसका निर्माण होता है कॉपर में जिंक के मिलाने से। तो ये सारी मिश्र धातुओं के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन दिया है। इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो बताइए। देखिए 49 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। बी इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहला वाला इसमें गलत दिया है, बाकी सब तो सही है और सही ही हमें खोजना था। यहाँ पर जो ये टांका कहा है, टांका लगाने का काम जो सोल्डर इस्तेमाल आप करते हैं जोड़ने के लिए विद्युत उपकरणों में, तो उसमें क्या क्या मिला रहता है? तांबा और शीशे का मिश्रण नहीं होता है, बल्कि टिन और शीशे को मिलाया जाता है। उसमें टिन और लेड का आपस में कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहला वाला गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें से कार्बन का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, सर्वोच्च होता है? बताइए। ये एसिटिक एसिड है, क्लोरोफार्म है, एथेनॉल है कि मीथेन है? तो 50 को आपने देखा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये एसिटिक एसिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सर्वोच्च होता है। गलनांक और क्वथनांक ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 290 केल्विन और 391 केल्विन ये एसिटिक एसिड के लिए होता है, बाकी जो है वो इससे कम है। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना था। तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, मतलब सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के नाम है। और ग्रेफीन जो है ये नाइट्रोजन का समस्थानिक है। ये क्या है? आइसोटोप है नाइट्रोजन का। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल के लेड बनाने में। इसमें गलत कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 51 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें बी को हमने क्यों चुन लिया? क्योंकि गलत हमें चुनना था। तो जो दूसरा वाला है वो गलत है। ग्राफीन ये नाइट्रोजन का आइसोटोप नहीं है बल्कि कार्बन का है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो ये कार्बन का ही एक समस्थानिक है, बाकी सब सही है इसमें। 52 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ऐसे चर्चा में कह देते हैं ड्राई आइस। कार्बोरिल असल में कवकनाशी के तौर पे यानी फंगिसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलक के तौर पे। मतलब टेफ्लॉन असल में होता ही है एक पॉलीमर जो कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। और फुलेरीन जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है यानी अपरूप है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। 52वें प्रश्न को आपने देखा, गलती इसके कार्बेरिल वाले में है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, इसी में गड़बड़ है। कार्बेरिल या सेविन इसको कहते हैं। ये कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल होता है, फंगिसाइड नहीं, कवकनाशी नहीं, बल्कि ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 53वें प्रश्न को देखें। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो सिलिकॉन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जो हैवी मशीन होती है उसमें लुब्रिकेंट के तौर पे, स्नेहक के तौर पे। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें हाइड्रोजन मतलब इन तीनों तत्वों में से हाइड्रोजन में अकेले ही न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाकी सब में न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल, ये सब जो है इसमें हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण पैदा करता है। भारी जल यानी D2O जो है यहाँ दे ही दिया है। तो जो हैवी वाटर होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 53 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ आप देखें सिलिकॉन ऑयल का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, ये इसमें दिया हुआ है ना। ग्रेफाइट का पाउडर यूज़ किया जाता है।
सिलिकॉन आयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ग्रेफाइट का जो पाउडर है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो हैवी मशीनरी है उसमें लुब्रिकेंट के तौर पे। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। हाइड्रोजन का जो ईंधन है वो बहुत कम प्रदूषण पैदा करता है और ये स्वच्छ ईंधन के तौर पे, भविष्य के ईंधन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन अभी ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लागत प्रभावी नहीं है, महंगा है। और अब गलत विकल्प देखिएगा यहाँ 54वें में, तो कहा गया कि जो भारी जल है यानी हैवी वाटर है वो परमाणु रिएक्टरों में मंदक और शीतलक दोनों के तरीके से इस्तेमाल होता है। ये मॉडरेटर का भी यूज़ मतलब काम देता है और कूलेंट का भी काम देता है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वाटर गैस का जो कॉम्बिनेशन है ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है, असल में कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, दोनों को इक्विमोलर कंडीशन में मिला देते हैं तो बनती है वाटर गैस। आप ये बताइए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 54 को आपने देखा और 54 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी होगा, गलती कहीं भी नहीं है, यानी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 55 पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ फिर से वही, तो पानी की जो स्थायी कठोरता है वो असल में कैल्शियम और मैग्नीज के क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से होती है, ये परमानेंट हार्डनेस की वजह है। और वर्षा का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है पानी का। क्लोरीन गैस पीने के पानी को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उत्क्रम परासरण की जो प्रक्रिया है, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा समुद्री पानी को आप शुद्ध पानी में बदल सकते हैं। तो अब ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। 55 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पानी की जो स्थायी कठोरता दी हुई है, परमानेंट हार्डनेस, ये इसमें जो पदार्थ दिए हुए हैं इसका कॉम्बिनेशन गलत है। कैल्शियम मैग्नीशियम, इन दोनों का, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो क्लोराइड और सल्फेट का कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड्स होते हैं, उनकी वजह से स्थायी कठोरता पाई जाती है। और यहाँ पे क्या दिया है, कैल्शियम और मैग्नीज दे दिया है, इसीलिए ये गलत हो गया। इसके बाद 56 को देखें, इसमें पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो फिटकरी है वो गंदे पानी को स्कंदन के द्वारा यानी कोगुलेशन के मेथड के द्वारा शुद्ध करती है। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए जो गैस आप इस्तेमाल करेंगे वो होगी हाइड्रोजन। निकेल, ये पूरी प्रक्रिया में यानी जो हाइड्रोनाइजेशन का प्रोसेस होता है वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए, उसमें कैटालिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। सही कौन सा है वो आपको बताना है। 56 को आप देख रहे हैं, इसमें डी को चुन लीजिए। देखिए सभी सही है, जितनी सूचनाएं हैं ना वो सब की सब पक्की। 57 पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो गहरे पानी में जब गोताखोर गोते लगाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेकर जाते हैं। ये जो ऑक्सीजन का टैंक होता है इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी मिली होती है, ऐसा बताया गया है। और सरसों का उत्पादन जो होता है उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए गंधक का बड़ा इस्तेमाल होता है, मतलब जो सल्फर होता है उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टरों द्वारा जो एनेस्थीसिया के लिए चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो असल में लॉफिंग गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब आप बताइए गलत कौन सा है। तो 57 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें गलत है। यहाँ जो मिक्सचर बता दिया है ना कि हाइड्रोजन का मिक्सचर ऑक्सीजन के साथ, मतलब गोताखोर वहीं स्वर्गवासी हो जाएंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये गलत है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिक्सचर होता है। हीलियम और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और उसके बाद वो टैंक में भरी जाती है। शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सब सही है। इसके बाद 58 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि कौन सा सही है। तो क्रिप्टॉन एक इनर्ट गैस है जिसे कि स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने के लिए, और फास्फोरस की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए यानी कमी को पूरा करने के लिए जो पौधे हैं वो कीट भक्षी बन जाते हैं, ठीक, कीड़े खाने लगते हैं। तो आप ये बताइए सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 58 को आपने देखा, बी वाला ऑप्शन चुन लीजिएगा, केवल दूसरा वाला सही है। इसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं हवाई जहाज के टायर में हवा भरने के लिए, लेकिन बाकी क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेंजर गैस का नाम दिया है वो जिनॉन को कहा जाता है, XE उसका सिंबल होता है और उसको हम कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। और फास्फोरस की कमी नहीं होती है भाई साहब, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी के अंदर, तब जाकर जो पौधे हैं वो कीड़े पकड़ पकड़ कर खाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और पूरी तरह से मांस पर निर्भर होते हैं, सिर्फ इस कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़ों को खाते हैं, बाकी अपना फोटोसिंथेसिस का काम वो परफेक्टली करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 59 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो ट्यूबलाइट में कम दाब पर यानी लो प्रेशर पे पारे की वाष्प भरी जाती है और साथ में ऑर्गन का मिक्सचर होता है। तो मरकरी का वेपर होता है और ऑर्गन इसमें मिलाकर भरी जाती है। कमरे का जो टेम्परेचर होता है यानी सामान्य ताप रूम टेम्परेचर, उस पर ब्रोमीन और मरकरी ये दोनों ही लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मरकरी के जितने भी कंपाउंड हैं यानी पारे के यौगिक हैं उनका इस्तेमाल पीड़ानाशक के तौर पर किया जाता है, जबकि हैलोजनों में जितने भी हैलोजन परिवार के सदस्य हैं उसमें से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे आप पढ़ते हैं ना। अब इसमें आप बताइए गलत कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 59 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना कंपाउंड ऑफ मरकरी,
ये पीड़ानाशक के तौर पे नहीं, ब्रोमीन के जो कंपाउंड होते हैं, ब्रोमीन के जो यौगिक होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है पीड़ानाशक के तौर पे। बाकी सब सही है। 60वें को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है टीयर गैस में, और हीलियम गैस की वजह से यहाँ कहा गया कि हीलियम जो है वो अक्रिय और ज्वलनशील है। ये कैसी है? इनर्ट गैस है और साथ में ये फ्लेमेबल है। तो इसका इस्तेमाल हवा से भरे जो गुब्बारे होते हैं उसमें किया जाता है, मतलब जो हवा वाले गुब्बारे होते हैं उसमें इसे भरा जाता है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों ही सही है, दोनों में कोई भी समस्या नहीं है और इसलिए हम इसे चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है रिगार्डिंग द ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ पर बात हो रही है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवालों की। कुल मिलाकर 4 कथन है, गलत आपको खोजना है। तो कहा गया कि इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो ये है, ये असल में बाइसेलुलर बैक्टीरियम होते हैं। ये द्विकोशिकीय जीवाणु होते हैं और दिस बैक्टीरियम इज यूज फॉर पर्पज ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉर पैडी क्रॉप। धान की जो फसल होती है उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करते हैं और इसके लिए ये प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उससे ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कौन सी बात गलत है? तो गलत इसका बी वाला है। यहाँ कहा गया कि ये बाइसेलुलर बैक्टीरियम होते हैं जबकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीवाणु होते हैं, न कि द्विकोशिकीय। बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 62, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप फ्लो कराते हैं तो बनता है सोडा वाटर और इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है? अम्लीय यानी एसिडिक होती है। नीला थोथा यानी जो ब्लू विट्रॉल है वो असल में कॉपर और सल्फेट का एक कंपाउंड होता है। साथ में बताया गया कि पानी की टंकी में कवकों को मारने के लिए, फंगस को नष्ट करने के लिए जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है। सही कौन सा है वो बताइए। तो 62वां जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें पहला दूसरा तो सही है, ये दोनों सही है, सोडा वाटर वाला भी और ब्लू विट्रॉल यानी नीले थोथे वाला भी। लेकिन इसका जो तीसरा वाला है वो गलत है। तो इसमें से हम चुन किसको रहे हैं? ए को चुन रहे हैं क्योंकि हमें सही चाहिए था। असल बात यह है कि पानी की टंकी में जो फंगस होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ दे दिया है जिंक सल्फेट। इसके बाद 63वें को देखिए। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना था। तो वॉशिंग सोडा असल में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कॉस्टिक सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, ब्लीचिंग पाउडर असल में केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और बेकिंग सोडा को हम कहते हैं, मतलब प्रयोगशाला में क्या कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो सबका जो प्रयोगशाला वाला नाम है और जनरल नाम है वो दिया हुआ है। इसमें सही कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 63 को आपने देखा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का नाम एकदम सही दिया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बाकी जितने हैं वो सब गड़बड़ है। वॉशिंग सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइपो जो होता है उसको सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। ठीक है, साथ में ब्लीचिंग पाउडर को तो आपने देख ही लिया है। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वॉशिंग पाउडर का क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद 64वें को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। तो पहले वाले में कहा गया कि कार्बन जो है वो सबसे इसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, मतलब जितने भी जैव यौगिक होते हैं उसमें कार्बन सबसे महत्वपूर्ण है बनाने के लिए। और पहले विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को इस्तेमाल किया गया था केमिकल वेपन के तौर पे। सिगरेट लाइटरों में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस को मिक्स करके भरा जाता है और भोपाल गैस कांड जो हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और चेतावनी जारी होने के कुछ समय बाद गैस रिलीज कर दी जाती है, लोग सोए रह जाते हैं, जो सोया था वो सोया रह जाता है। तो इसमें बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 64, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइए। देखिए, तो सी वाला इसमें से गलत है। ये सिगरेट लाइटर के अंदर जो फिलिंग की गई है ना, इसी में गड़बड़ है। केवल ब्यूटेन भरी जाती है, प्रोपेन नहीं भरी जाती है, केवल और केवल ब्यूटेन होती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 65 को देखें, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है कार्बन ब्लैक। ये जो कार्बन ब्लैक है ये मेथेन को अगर आप जलाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे फूंक देते हैं मेथेन को, तो आपको प्राप्त होता है कार्बन ब्लैक। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो जो प्रिंटिंग का काम है उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और धान के खेत में मीथेन गैस का उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर। इसके साथ साथ हरे फल जो है उन्हें कृत्रिम रूप से अगर आप पकाना चाहते हैं तो आपको कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे एथेफॉन का प्रोडक्शन होता है और फल जल्दी पक जाते हैं। ये सारी बातें कही गई। अब बताइए सही कौन सा है। डी वाले में कहा है कि ए और बी दोनों सही है। तो ऐसे जो अच्छे वाले विकल्प होते हैं आमतौर पे हमारा साथ देते हैं और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं, लेकिन ये गेस वर्क हर जगह नहीं उपलब्ध होगा, तो आपको सही जानकारियाँ मालूम होनी चाहिए। तो इसमें से 65वें का हम करेक्ट आंसर डी को चुनते हैं, अर्थात ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन ये जो सी वाला है ये गलत है।
कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उससे एसिटिलीन का उत्पादन होता है और एसिटिलीन जो है वो फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होती है। एथेफॉन नहीं निकलता है बल्कि एसिटिलीन निकलती है। बाकी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो जो गैसेस वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती हैं वो असल में ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती हैं, जबकि पायरीन का इस्तेमाल किया जाता है अग्निशामक के तौर पे। आग बुझाने के लिए आप पायरीन को यूज़ करते हैं। जो एसिड रेन होती है यानी अम्ल वर्षा होती है, उसके पीछे सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। और फ्रियॉन का इस्तेमाल प्रशीतक के तौर पे, रेफ्रिजरेंट के तौर पे किया जाता है। बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो ये जो 66वां प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नो ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि विकल्प सही नहीं दिया है। ये चारों जानकारियां जो आप देख रहे हैं ना, इसमें वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन एसिटिलीन है, कोई समस्या नहीं है। पायरीन का इस्तेमाल अग्निशामक के तौर पे होता है। अग्निशामक के तौर पे और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पायरीन भी। अम्ल वर्षा में सल्फर और जो सल्फर के ऑक्साइड है वो काम आते हैं, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। फ्रेयॉन का इस्तेमाल, तो सभी सही दिया है, इसमें कोई भी विकल्प बाहर करने लायक नहीं। प्रश्न संख्या 67 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है इसमें से। तो एथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। शक्कर का मतलब जो शुगर है उसका अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल। जाइमेज नाम का जो एंजाइम है ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से, जो जौ के अंकुरित बीज होते हैं उसका अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे जो शराब बनती है उसको कहते हैं बियर। अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। 67 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। वुड स्पिरिट के नाम से मेथिल अल्कोहल को जानते हैं, कास्ट स्पिरिट कहा जाता है इसे, एथिल अल्कोहल नहीं। ठीक, तो यहाँ ये गलत दिया है, बाकी सब सही है। 68 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो शीरा जो है ये अल्कोहल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल माना जाता है। और शराब के नशे में वाहन चलाने वाले लोग जो हैं उन्हें पकड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस सांस उनकी जो है उसका जांच करती है। तो सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर होता है। अब उसमें फिल्टर पेपर लगा रहता है। तो फिल्टर पेपर पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। जानकारी आपको दे दी गई है, इसमें से गलती खोजनी है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आराम से कह सकते हैं कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, इसमें गलत कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो प्राकृतिक रबर एथिलीन का बहुलक होता है। नेचुरल रबर जो है ये पॉलीमर होता है एथिलीन का। रेशम, ऊन और चमड़ा ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं यानी प्राकृतिक बहुलक होते हैं। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, लेकिन नियोप्रीन जो है वो असल में थर्मोप्लास्टिक नहीं है। स्टार्च, कपास तथा प्रोटीन ये सभी बहुलक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। तो आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। ये सारी सूचनाएं दे दी हैं, कुछ ना कुछ इसमें गलत है, कौन सा। और इसका जो सही जवाब है 69वें का वो हो जाएगा ए वाला। प्राकृतिक रबर जो है वो एथिलीन का बहुलक नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रबर जो होता है वो असल में आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। तो यहाँ जो पहला वाला है वही गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखिएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलार नाम के एक पॉलीमर का यूज किया जाता है। और बुलेट प्रूफ खिड़की का अगर निर्माण करना है तो पॉलीकार्बोनेट नाम का एक पॉलीमर इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीएमाइड नाम का जो पॉलीमर है वो बुलेट प्रूफ पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल आता है। और पायरेक्स ग्लास और क्राउन ग्लास का मिक्सचर बनाकर हम बुलेट प्रूफ जैकेट को बना सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। गलती इसमें कोई ना कोई एक स्टेटमेंट में है, बताइए। और ये जो 70 नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पायरेक्स ग्लास और क्राउन ग्लास होता है उनका अगर आप मिक्सचर बना देते हैं तो आपका जो बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार होता है, इसी में गड़बड़ है। असल में लैमिनेटेड ग्लास जो है उसका इस्तेमाल करके आप जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको बना सकते हैं। तो ये गलत दिया था, बाकी सब सही। 71 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। पोमोलॉजी में हम फलों की खेती करते हैं और एग्रोनॉमी में फसलों की खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मिर्मेकोलॉजी में हम मलबरी उगाते हैं और स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स यानी जो पौधे के जीवाश्म है उसका अध्ययन करते हैं पैलियोबॉटनी में। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर। तो प्रश्न संख्या 71 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ आप देखें मिर्मेकोलॉजी जो है इसमें कल्टीवेशन ऑफ मलबरी यानी शहतूत की खेती होती है, ऐसा गलत है। चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और जो मोरी कल्चर होता है उसमें शहतूत की खेती होती है। प्रश्न संख्या 72, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। एंथोलॉजी में अंगूर का उत्पादन यानी ग्रेप प्रोडक्शन होता है। और एपीकल्चर जो है उसमें बी कीपिंग की जाती है, मधुमक्खी पाली जाती है। ओलेरी कल्चर जो है उसमें स्टडी ऑफ फ्लावर्स होता है। और विटीकल्चर में प्लांट और वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किए जाने वाले प्लांट उगाए जाते हैं। अब इसमें सही कोई एक ही है, कौन सा है बताइए। तो 72 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। एपीकल्चर वाला सही दिया है, मधुमक्खी पाली जाती है।
बाकी जो विटीकल्चर होता है उसमें अंगूर का उत्पादन होता है, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं और ओलेरीकल्चर में सब्जी उगाते हैं। इसके बाद 73 में पूछा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो चार्ल्स डार्विन की किताब है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है वो सबसे पहले डार्विन ने दी थी। लैमार्क की जो थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये म्यूटेशन की थ्योरी कही जाती है। और ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा जो प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया गया था वो था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। 73 को आपने देखा, राइट आंसर इसका ऊपर वाला है, डार्विन की किताब का नाम ठीक दिया है। बाकी सब देखें, लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था और ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन है विकास की, वो दी गई थी। और साथ में चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो डार्विन की है, न कि ह्यूगो डी ब्रीच की, ऐसा इसमें है। तो केवल पहला वाला सही। इसके बाद 74 को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये सबसे प्राचीन जीव है पृथ्वी पर, सबसे पुराने यही है। प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है ये विकास का मूल कारण है। और मैमथ ये हाथी के पूर्वज थे। तो इसमें आप ये बताइए कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले मैमथ हुआ करते थे, मैमथ का विकास होते होते आज के हाथी जो हैं वो विकसित हो गए, जैसे हम बंदरों से डेवलप हुए। तो अब इसमें आप ये बताएं गलत कहाँ पर है। तो 74 को आपने देखा, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, गलती कहीं भी नहीं है। नील हरित शैवाल जो है वो सबसे पहले धरती पर आते हैं और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से जीवन की शुरुआत होती है। तो नॉन ऑफ दीज, इसमें से कुछ भी गलत नहीं। 75 को देखिए, पूछा गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो वे जंतु जो कि अपने शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं उनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले जीव। और देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन द राउंड वार्म्स। जो राउंड वार्म यानी गोल कृमि होते हैं उनके अंदर कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इकाइनोडर्म जो है ये सजीव प्रजक होते हैं। और साथ में कहा गया कि व्हेल मछली जो है ये सबसे बड़ी मैमल है पृथ्वी पर। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। 75 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इकाइनोडर्म वाला जो दिया है वही गलत है। असल में जितने भी इकाइनोडर्म होते हैं वो असल में सजीव प्रजक नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसमें उल्टा दे दिया है, तो उसको हम बाहर कर देते हैं, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 76, इनकरेक्ट चुनना है आपको। तो डॉल्फिन जो है उनको फिशेस की कैटेगरी में डाला गया है, मछली माना जाता है। सील जो है वो एक प्रकार का मैमल है। और वे एनिमल मतलब वे प्राणी जो कि उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं वो असल में पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं, तो बात तो ठीक है। नीलगाय जो है वो हिरन के परिवार से बिलोंग करती है, डियर फैमिली की है, मतलब एंटीलोप स्पीशीज है। तो इसमें से आप ये बताइए गलत कौन सा है। तो 76 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल पहला वाला इसमें गलत है। डॉल्फिन जो है वो असल में मैमल है, स्तनधारियों में इसका वर्गीकरण किया गया है, यही जानकारी इसमें गलत है। इसके बाद 77, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। मॉर्फिन जो है ये मेन कंपोनेंट होता है ओपियम का यानी अफीम का। और ओपियम जो होता है ये प्राप्त होता है लैटेक्स ऑफ द अनराइपेंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। जो पौधे का कच्चा फल होता है उससे जो लैटेक्स प्राप्त होता है उससे हम अफीम की प्राप्ति करते हैं। और मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है लीव्स ऑफ द प्लांट से, अफीम के पौधे का जो पत्तियों वाला हिस्सा होता है वहाँ से हम मॉर्फिन निकालते हैं। हेरोइन जो है ये ओपियम की पॉपी से प्राप्त होती है। तो अब इसमें आपको इनकरेक्ट की तलाश करनी है, तो आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ मालूम हो रहा है पत्ती से आप जो पौधे की पत्ती है उससे कहाँ से मॉर्फिन निकालेंगे, संभव नहीं है। तो ये पत्ती वाला जो विकल्प दिया है वही गलत है। इसमें असल में जो मॉर्फिन होती है वो अपरिपक्व लैटेक्स से प्राप्त की जाती है, फल से प्राप्त की जाती है कुल मिलाकर। तो इसमें फ्रूट वाला पार्ट होना चाहिए था, तो सी वाला ऑप्शन इसका गलत है, बाकी सब सही है। तो सी को बाहर कर देते हैं। इसके बाद 78 को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो नोस्कापिन जो है ये पोस्ता से प्राप्त होता है यानी पॉपी से प्राप्त होता है। लाइकेन कवक और शैवाल यानी कवक जो फंगी और एल्गी होती हैं उनके मिक्सचर से बनने वाले प्राणी होते हैं। दोनों का जब मिश्रण हो जाता है, सहजीविता में वे रहते हैं, तो उससे निर्माण होता है लाइकेनों का। सेलुलोज कपास का मुख्य घटक है, सेलुलोज इज अ मेजर कंपाउंड ऑफ कॉटन। और मशरूम जो है वो एक प्रकार की एल्गी है। तो आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। 78 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मशरूम जो है वो एक प्रकार की एल्गी नहीं है, मशरूम असल में एक प्रकार का फंगी है। ठीक, तो यहाँ एल्गी की जगह पे फंगी होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 79, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। कलर ऑफ पपाया इज येलो ड्यू टू कैरिका जेंथिन, ऐसा कहा गया है। और कलर ऑफ टोमेटो रेड ड्यू टू लाइकोपिन, कलर ऑफ एप्पल रेड ड्यू टू एंथोसाइनिन। तो ये कलर के पीछे कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है वो दे रखा है, नीचे विकल्प है, आप बताएं कि सही कौन सा है। 79 का सभी सही है। इसमें देखें जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी सही हैं, तो इन सभी का आपको पता होना चाहिए। कैरिका जेंथिन है, लाइकोपिन है या एंथोसाइनिन है, इनका क्या काम होता है। इसके बाद 80वें प्रश्न को देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो मछलियों में सामान्यतः श्वसन जो है वो गलफड़ों के द्वारा होता है। त्वचा की सहायता से अधिकांश जो कीट हैं वो श्वसन करते हैं। और अल्कोहल के उत्पादन में आर्क बैक्टीरिया के एक समूह का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो प्रश्न को आपने ध्यान से देखा, केवल पहला वाला इसमें सही है, बाकी जितनी जानकारियां हैं वो सब की सब गलत हैं। त्वचा की सहायता से नहीं बल्कि जो वातक तंत्र होता है उसके सहारे बहुत सारे जो कीट हैं, अधिकांश कीट जो हैं वो सांस लेने का काम करते हैं। और मीथेन के उत्पादन के लिए आर्क बैक्टीरिया का एक समूह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मीथेन का प्रोडक्शन होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 81 पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। दो स्टेटमेंट है, पौधों द्वारा ली गई जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसका परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। और बहुत ज़्यादा पानी वाली जगहों पर जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं जलोद्भिद। तो आप ये बताइए सही कौन सा है। प्रश्न को आप ध्यान से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। केवल दूसरा वाला सही है लेकिन पहला वाला गलत है। पौधों द्वारा ली गई जो रेडिएंट एनर्जी यानी विकिरण ऊर्जा होती है उसका परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो इसके रिजल्ट के तौर पे हमें दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। अब यहाँ कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ट्रिट्रिकेल जो है वो गेहूं और राई को क्रॉस करने पर प्राप्त होने वाला पौधा होता है। और लेग हीमोग्लोबिन ये लेगुमिनेसी कुल के पौधों जैसे कि अल्फा अल्फा घास, सोयाबीन, इन सब की गांठों में पाया जाता है। जो इनकी ग्रंथियां ग्लैंड्स होती हैं उसमें ये पाया जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि शहतूत, अनानास और कटहल ये सब सोरेसिस कुल जो है उससे संबंध रखते हैं। असल में सोरोसिस कुल से संबंध रखते हैं। मलबरी, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट जो है उनकी फैमिली क्या है, ये सोरोसिस है। तो इसमें दिया हुआ है, अब इसमें से सही की तलाश आपको करनी है। 82 को आप देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। तीनों ही सही है, तीनों जानकारियां एकदम पक्की हैं और इसीलिए हम इसमें डी का चयन करते हैं। इसके बाद 83 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो कोई व्यक्ति अगर डूब गया है, डूब कर मर गया है तो उस मृत्यु का पता लगाने के लिए एक कोशिकीय डाइटम के समूह का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद कहा गया कि कुनैन जो है ये मलेरिया के इलाज की मुख्य दवा है। ये सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त होती है। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां खाता है और उसके बाद हम उसे उबाल कर मार देते हैं। तो ऐसा कुछ कहा गया। अब इसमें गलती कहाँ पर है वो बताइए। तो 83 को आप देख रहे हैं, डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। गलत तो कुछ भी नहीं है, सारी बातें एकदम सही है। इसके बाद 84 पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ सल्फेनिक एसिड दैट टीयर्स कम फ्रॉम पीलिंग ओनियंस। जब आप प्याज छीलते हैं तो रोने लगते हैं न चाहते हुए, तो उसके पीछे ये जो सल्फेनिक एसिड है ये उत्तरदायी होता है, जो कि उससे रिलीज होता है। और साथ में कहा गया कि जो कैप्सिसिन है दैट देयर इज पंजेंसी इन चिली और ब्लैक पेपर। जो चिली या ब्लैक पेपर होता है उसमें पंजेंसी की वजह ये कैप्सिसिन होता है। कैप्सिसिन नाम का रासायनिक पदार्थ होता है। लहसुन की जो गंध होती है, तेज गंध होती है, वो असल में फ्लोरीन के कंपाउंड की वजह से होती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें सही कौन सा है बताइए। और 84 को आप ध्यान से अगर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। यहाँ जो पहला और दूसरा है वो एकदम सही है, लेकिन ये जो तीसरा वाला दिया है ये फ्लोरीन के यौगिक नहीं बल्कि सल्फर के कंपाउंड होते हैं। सल्फर के कंपाउंड की वजह से वो खास महक लहसुन में पाई जाती है। कुछ लोग उसे राक्षसी तत्व भी मानते हैं। तो ये अपनी अपनी धारणा है। कुल मिलाकर इसमें पहला दूसरा सही है। इसके बाद 85 को देखते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। तो कार्क जो है वो ओक नाम के एक पौधे की छाल से प्राप्त होता है। ये बार्क होती है एक प्लांट की जिसे कहा जाता है ओक। और स्टेम ऑफ पोटैटो इज एडिबल पार्ट। मतलब पोटैटो में एडिबल पार्ट क्या होता है, उसका स्टेम यानी उसका तना होता है जिसे हम खाते हैं। क्लोव का जो एडिबल पार्ट है वो रूट होता है। मतलब क्लोव यानी जो लौंग होती है वो हम पौधे की जड़ों से प्राप्त करते हैं। और टर्मेरिक का जो हम लोग पार्ट खाने में इस्तेमाल करते हैं वो असल में एक तना यानी स्टेम होता है। तो इसमें ये दिया हुआ है। अब इसमें कुछ गलत है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो जो लौंग होती है उसका फूल वाला हिस्सा, मतलब फूल अभी खिले नहीं रहते हैं, कली की अवस्था में होते हैं, उसी को तोड़कर सुखा लिया जाता है, तो वो होती है लौंग। तो लौंग का हम वो वाला हिस्सा, मतलब जड़ तो खाते नहीं हैं, हम क्या करते हैं उसके फूल का सेवन करते हैं। तो ये सी वाला गलत है। इसके बाद 86 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक नाम के जो कोशिकांग है वहाँ पर डीएनए पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन द सेल ऑर्गेनल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। अब इसके बाद सोलर एनर्जी जो है इसका कन्वर्जन होता है। यहाँ आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन द क्लोरोप्लास्ट। ये कन्वर्जन कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 23 पेयर्स। मतलब कितनी संख्या में होते हैं, तो 23 का दुगुना कर दीजिए, ये इसमें दिया हुआ है। तो अब आप ये बताइए गलत कौन सा है। प्रश्न को आप ध्यान से देख रहे हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है, जितनी सूचनाएं हैं वो सब की सब एकदम 100% सही है और इसलिए हम डी का चयन कर लेते हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 87 को पकड़ लेते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनको बनाने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, माफ कीजिए, ये कौन कौन से अंगों में बनती हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर प्लीहा में इनका यानी स्प्लीन में निर्माण होता है, थाइमस ग्लैंड में निर्माण होता है, पेंक्रियाज में ये बनती हैं या बोन मैरो में बनती हैं। ये जो लिम्फ सेल होती है इनका निर्माण कहाँ पर होता है? सर इसमें सी हो जाएगा। ठीक, मतलब पहला, दूसरा और चौथे को चुन लीजिए। स्प्लीन में यानी प्लीहा में इसका निर्माण होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है और बोन मैरो में भी होता है, लेकिन पेंक्रियाज में ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। तो कोशिका झिल्ली की जो बाहरी परतें और भीतरी परतें होती हैं उनका फॉर्मेशन होता है लिपिड से। आउटर और इनर लेयर जो सेल की होती है वो मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन की जो होती है वो लिपिड से बनती है। जीवों के आनुवांशिक लक्षण गुणसूत्रों द्वारा उनके संतानों तक पहुंचते हैं। जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो उनके जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें कैसे पहुंचते हैं? क्रोमोसोम के थ्रू पहुंचते हैं। और डीएनए जो है वो सभी जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के लिए, उनके नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन लिविंग सेल्स। इसके बाद जो डी वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कहा गया कि जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 88 को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका इसमें से ए वाला हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की जो बाहरी और भीतरी नहीं बल्कि बीच वाली परत होती है, बीच की जो मेम्ब्रेन होती है उसका निर्माण लिपिड से होता है, और जो अंदर वाली और बाहर वाली लेयर होती है ना वो प्रोटीन से बनी होती है, न कि लिपिड से। तो ये आपको इसमें मालूम होना चाहिए, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 89, इसमें कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर इसमें से कौन कौन से हैं? तो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम या फिर एसिटोबैक्टर, ये सारे नाम दिए हुए हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव जो जीव हैं वो इसमें से कौन कौन से? तो प्रश्न संख्या 89 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये सभी तो हैं, ये सभी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी हड्डी ऐसी होती है जिसे कि क्लेविकल के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रेस्ट बोन होती है, कॉलर बोन होती है, नी कैप होता है या शोल्डर ब्लेड होता है? क्या होता है आपके शरीर की हड्डी का? तो करेक्ट आंसर इसका बी होना चाहिए। कॉलर बोन को कहा जाता है क्लेविकल। ठीक है, जो कॉलर बोन होती है उसको कहते हैं क्लेविकल। बाकी स्टर्नम कहा जाता है ब्रेस्ट बोन को, क्लेविकल आपने देख ही लिया। पटेला कहा जाता है नी कैप को और स्कैपुला कहा जाता है शोल्डर ब्लेड को। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा गया। तो जो शल्य क्रिया होती है उसमें गुर्दा प्रत्यारोपण को कहा जाता है आर्थोप्लास्टी। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है तो वो प्रक्रिया कही जाएगी आर्थोप्लास्टी। और मनुष्य के शरीर में सबसे ठोस हड्डी पैर में पाई जाती है। पसलियों की कुल संख्या होती है, रिब्स जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में, उनका टोटल नंबर होता है 12 दूनी 24, मतलब 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, कुल मिलाकर 24। और मनुष्य की जो खोपड़ी है, ह्यूमन स्कल जो है, उसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 29। अब आप बताइए गलती कहाँ पर है? तो गलती साफ साफ दिख रही है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना आर्थोप्लास्टी, आर्थ्रो शब्द देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका संबंध किडनी से कहाँ से हो जाएगा? वहाँ तो नेफ्रोलॉजी की बात होती। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है। कूल्हे का जो जोड़ होता है, ठीक, जो हिप जॉइंट होता है उसका जब रिप्लेसमेंट करना होता है, उसकी सर्जरी की जाती है तो उसको कहा जाता है आर्थोप्लास्टी। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 92 आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है बताइए। तो मनुष्य के शरीर में जो ज़्यादातर पाचन की प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसी में कंप्लीट हो जाता है। और मनुष्य की जो मुख गुहा है उसमें वसा का पाचन शुरू हो जाता है, मतलब मुंह से ही जो वसा का पाचन है यानी फैट का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का पाचन जो है उसमें लार का बड़ा सपोर्ट होता है। सलाइवा जो है वो स्टार्च के डाइजेशन में बहुत सपोर्ट करता है। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? गलती इसमें बी वाले स्टेटमेंट, मतलब दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। जो मनुष्य की मुख गुहा यानी मुंह वाला एरिया होता है वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ वसा यानी फैट नहीं होगा बल्कि कार्बोहाइड्रेट होगा, यही एकमात्र गलत है, इसीलिए हम बी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 93 को देखें। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो एंजाइम आमतौर पर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों या अमीनो अम्लों के सिंथेसिस से यानी संश्लेषण से बनते हैं। जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने या उनकी गति को बढ़ाने के लिए एंजाइम जैव उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। एंजाइम जो है वो एक बायो कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं और ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड को एसिलरेट कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? प्रश्न संख्या 93 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर डी होगा, गलत तो कुछ भी नहीं है। दोनों ही बातें बिल्कुल अच्छी हैं और अलग अलग पूछी जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, कोई गलत नहीं है, सब सही।
प्रश्न संख्या 94, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है, जो स्टमक है वहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। एमाइलेज भी एक एंजाइम है जो कि स्टार्च का जो जल अपघटन होता है यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च होता है उसको करके, मतलब उस प्रक्रिया को करके ग्लूकोज का उत्पादन करता है। ग्लूकोज का उत्पादन कौन करता है? एमाइलेज नाम का एंजाइम करता है, और इसके लिए वो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें करेक्ट कौन सा है, सही की तलाश करनी है। कुल मिलाकर 3 कथन दिए हुए हैं, 94 को आपने देखा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही सही, तीनों ही अच्छी बातें हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो हमने डी को चुन लिया, पहला दूसरा तीसरा सब सही। प्रश्न संख्या 95, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपसे कहा गया। तो देखिए रेटिनॉल जो है इसकी कमी से, रेटिनॉल एक प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन आप कहिए चाहे विटामिन कहिए, कीलोसिस इसकी कमी से हो जाता है। थाइमिन अगर आपके शरीर में कम हो जाता है तो आपको रतौंधी हो जाएगी। राइबोफ्लेविन अगर कम होता है तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, और निकोटिनिक एसिड अगर घट गया तो पेलाग्रा यानी चर्मदाह नाम का जो रोग है वो पकड़ लेगा। तो बताएं कि विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाली जो डिजीज़ है उसमें से कौन सा सही दिया हुआ है यहाँ। तो 95 को आपने देखा, 95 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। निकोटिनिक अम्ल वाला जो दिया है ना, निकोटिनिक एसिड वाला, वो सही दिया है। ये निकोटिनिक एसिड असल में होता क्या है, ये विटामिन B3 है, असल में B3 है, और इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा हो जाता है। बाकी विटामिन B2 या विटामिन B2 जो भी आप कहिए, राइबोफ्लेविन इसको कहा जाता है, और इसकी कमी से होता है कीलोसिस। ठीक, और कीलोसिस की स्पेलिंग जो है वो CH से स्टार्ट होती है, तो उसको चीलोसिस मत पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद देखें विटामिन B1 जो है उसकी कमी से, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है, और थायमिन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल जो मिल के दरे हुए होते हैं उनको खाने से ये बीमारी होती है। और रेटिनॉल तो आप जानते ही हैं, विटामिन ए, मतलब नेत्र संबंधी जितने भी ऐसे हीनताजन्य विकार होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं, चाहे रतौंधी हो या इस तरह की कोई भी बीमारी हो। ठीक, तो वो सब हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं भाई, इसमें देखें सिर्फ डी वाला सही दिया था। प्रश्न संख्या 96 को देखें, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से आपको तलाशना है। तो विटामिन B7 जो है, अब आप विटामिन बोलते हैं या विटामिन बोलते हैं, वो दोनों ही एक ही चीज़ है। तो विटामिन B7 जो है इसका मूल नाम है, प्रयोगशाला वाला नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, प्रयोगशाला में इसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई जो है उसको टोकोफेरॉल कहा जाता है। कुछ इसमें गलत है, कौन सा गलत है बताइए। तो ऊपर वाला ही गलत दिया है। विटामिन B7 को कहाँ से हम पायरिडॉक्सिन कहेंगे? पायरिडॉक्सिन तो विटामिन B6 को कहा जाता है, और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया। जो विटामिन B7 होता है ना, वो आजकल बड़ा पॉपुलर है, उसको कहते हैं बायोटिन। और बायोटिन अगर कम हो गया तो आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएंगी और सूजन आने लगेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 97, थायराइड ग्लैंड के बारे में कहा गया कि ये कौन से रोग से प्रभावित होती है। तो तपेदिक, ग्वाइटर, ल्यूकेमिया असल में, और टाइफाइड। तो ग्वाइटर यानी जो घेंघा रोग होता है, ये थायराइड ग्लैंड का आकार वहाँ बढ़ जाता है, तो कुल मिलाकर वो उसके असंतुलन से होता है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, ग्वाइटर को चुन लिया। आगे चलते हैं, तो आगे हम कहाँ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मालूम है, तपेदिक देखिए कौन सा अंग किस चीज़ को प्रभावित करता है, या कौन सा रोग किस चीज़ को प्रभावित करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप देखें कि जितने भी दिए हुए हैं, जैसे कि तपेदिक, ये ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है, इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। ग्वाइटर जो है इससे थायराइड ग्लैंड प्रभावित होती है। ल्यूकेमिया जो है ये बोन मैरो और ब्लड से जुड़ा हुआ है, कैंसर का एक प्रकार। और टाइफाइड को तो आप जानते ही हैं, ये आंतों का बुखार कहा जाता है। तो बाकी को हमने देखा। अब इसके बाद 98 को देखते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है गोनोरिया, वायरस से होता है प्लेग, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, और फंगस से होता है, फंगी से होता है एथलीट फुट। इसमें कुछ गलत है, कौन सा गलत है बताइए। तो गलत इसका बी वाला है, वायरस से प्लेग नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया से होता है। वायरस से होने वाले जो रोग हैं उसे देखें, तो 98 को अगर देखें तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो है वो गोनोरिया है, ऐसा दिया हुआ है। इसमें से सिर्फ बी वाला गलत था। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में गोनोरिया और प्लेग दोनों को आप रख सकते हैं, और वायरस से होने वाले जो रोग है उसमें मीजल्स और मम्पस को रख दीजिए, मतलब खसरा और कंठमाला कहा जाता है, ये विषाणु से होता है। इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाली जो डिजीज़ है उसमें मलेरिया और कालाजार को आप रख सकते हैं। कालाजार मतलब काला आजार इसको कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और एथलीट फुट और दाद यानी रिंग वॉर्म जो होता है वो असल में दोनों ही कवक से, फंगी से होते हैं। तो इसमें से बी को बाहर कर दिया। अब इसके बाद 99 को देखें, यहाँ कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये जो जांच की पद्धति है ये मनुष्य के शरीर में कौन से अंग की बीमारी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अब इसमें आप देखकर बताइए, इसका पूरा नाम दे दिया है, शॉर्ट फॉर्म दिया होता तो शायद आप आसानी से पकड़ लेते।
तो अभी भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। यहाँ दिमाग की जांच हो सकती है, आंखों की जांच हो सकती है, कान का चेकअप होता है या हार्ट की जांच होती है। तो ये जो विधा है यहाँ आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये असल में मस्तिष्क की जांच के लिए इस्तेमाल होती है। मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का इस्तेमाल किया जाता है, इसे शॉर्टकट में कहते हैं ईईजी। और ईसीजी जो होता है वो असल में हार्ट की जांच के लिए इस्तेमाल होता है। तो भिन्न भिन्न जो शरीर के अंग हैं उनकी जांच के लिए अलग अलग जो जांच पद्धतियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अंतिम प्रश्न को देखिएगा जिसमें पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो जिंक होता है ये हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी जो हार्मोन और प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। बोरॉन का काम होता है पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए, मतलब उसमें ये काम आता है। इसके बाद लोहा यानी जो आयरन है ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो आप ये बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये पूरा प्रश्न आपने देखा 100 नंबर का, और इसमें से सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा, इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ए वाला। मतलब ये है कि केवल पहला वाला सही है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब गलत हैं। जस्ता जो है ये हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण का योगदान देता है, मतलब दोनों के हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण में योगदान देता है। तो ये पहला वाला सही है। बाकी बोरॉन वाला आप देखें तो ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता के लिए आवश्यक होता है, मतलब जो मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए आवश्यक होता है। और लोहे का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में होता है। तो बाकी जानकारियाँ गलत थी और इसे हमने देखा। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न पूरे होते हैं। और इस मॉक टेस्ट में इतना ही, लेकिन ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, इसका भरपूर लाभ उठाइए। तब तक के लिए नमस्कार।